हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरे ख्याल से आपने अभी तक अपना सारा काम भी कर लिया होगा और अपना पूरा ध्यान भी रख रहे हैं आप, है ना। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं अभी तक हम लोग क्या डिस्कस किए। लास्ट सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक्चुअली अकाउंट के बारे में। अकाउंट का भी दो तरह का क्लासिफिकेशन था। पहला क्लासिफिकेशन था अकाउंट का, दैट वाज फॉर फॉर्मेट, जो हम लोग देखे ही नहीं थे। एंड देन अकाउंट को दूसरे तरीके से अगर हम लोग देखें तो वो आइटम्स को कैटेगराइज करने के लिए एक टर्म है। आइटम्स को कैटेगराइज करने के लिए यस, हमारे ट्रांजेक्शन्स में एटलीस्ट दो आइटम्स होंगे, है ना। दो एस्पेक्ट होते हैं तो दो आइटम्स होंगे। तो उन दोनों के दोनों आइटम को हम लोग कैसे कैटेगराइज करेंगे, किस कैटेगरी में डालेंगे, उसके लिए एक टर्म आ जाता है अकाउंट, है ना। तो वो जो अकाउंट है, वो अकाउंट को हम लोग दो पार्ट में ग्रॉसली डिवाइड किए थे। एक था पर्सनल और एक दूसरा था इम्पर्सनल। पर्सनल में आर्टिफिशियल और नेचुरल दोनों पर्सन थे। नेचुरल ह्यूमन बीइंग हो गए और आर्टिफिशियल कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस, है ना, ये सब हो गए। देन दूसरा हम लोगों का था क्लासिफिकेशन, नहीं सॉरी, इसी में एक और थर्ड क्लासिफिकेशन था जो कि था आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल क्या था? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल था जब किसी स्पेसिफिक पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन का नाम डिनोट नहीं हो रहा हो तो हम लोग एक जेनरिक नेम यूज़ कर लेते हैं। जैसे अगर मिस्टर एक्स है तो मिस्टर एक्स का नाम अगर यूज़ हो रहा है तो इन दैट केस वो पर्सनल अकाउंट है और वो भी नेचुरल पर्सन है ना। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि मिस्टर एक्स का नाम नहीं बोल रहे हैं, हम डेटर्स बोल रहे हैं, दैट वी आर एक्सपेक्टिंग कि मिस्टर एक्स हम लोग को पैसा देंगे, तो मिस्टर एक्स का नाम नहीं यूज़ करके हम लोग डेटर यूज़ कर रहे हैं। तो क्या डेटर से पता चल रहा है कि किस पर्टिकुलर पर्सन से मेरे को पैसा लेना है? नहीं। तो इन दैट केस उसको हम बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, है ना। अगर हम बोलते हैं लोन फ्रॉम मिस्टर वाई, तो इन दैट केस लोन फ्रॉम मिस्टर वाई का यहाँ नाम है इसलिए ये हो जाएगा नेचुरल पर्सन। लेकिन अगर हम सिर्फ लोन लिख दें तो किससे लिए लोन? बैंक से लिए लोन, है ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिए हैं लोन, या फिर एक्स से लिए हैं, वाई से लिए हैं, जेड से लिए हैं, किससे लिए लोन नहीं पता। तो इन दैट केस सिर्फ लोन लिखा हुआ है तो हम बोलेंगे दिस इज़ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। सिर्फ बैंक लिखा हुआ है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल और वो पर्सन और वो भी आर्टिफिशियल, है ना। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होगा? ऑल्दो वो पर्सनल से रिलेटेड है बट स्पेसिफिक नाम उसमें नहीं दिया हुआ है, वो जेनरिक एक टर्म यूज़ किया जा रहा है। तो वो था पहला कैटेगराइजेशन हम लोगों का। तो पर्सनल अकाउंट का भी 3 सब कैटेगरी बना, है ना, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। और फिर अगर हम बात करते हैं इम्पर्सनल अकाउंट्स का, तो इम्पर्सनल अकाउंट में पहला था रियल और दूसरा था नॉमिनल। रियल अकाउंट वो जो एसेट हो बट पर्सन ना हो, और वही आपका नॉमिनल अकाउंट वो जो एक्सपेंसेस, इनकम या फिर प्रॉफिट या लॉस से रिलेटेड हो, है ना। ये हो गया हमारा नॉमिनल अकाउंट। इज़ दिस क्लियर? तो इन्हीं सब के बेसिस पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है। आई अज्यूम वो क्वेश्चन आपने बना लिया होगा। प्लीज़ मेरे स्क्रीन पर आइए, है ना, और हम लोग चलिए मिल करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, आइए। मेरे ख्याल से आपने तो घर में बना ही लिया होगा। चलिए कोई बात नहीं, तो आप यहाँ पर चेक कीजिए किस तरह का ये अकाउंट है। ओके, तो यहाँ अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला है हम लोग का क्वेश्चन बिल्डिंग। तो बिल्डिंग कैसा अकाउंट है? तो बिल्डिंग सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा? आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा क्या ये एसेट है, क्या ये लाइबिलिटी है, क्या ये इनकम है, क्या ये एक्सपेंस है, क्या ये आपका कोई पर्सन से रिलेटेड है, कोई नेचुरल या आर्टिफिशियल पर्सन है। आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा, है ना। तो एसेट, लाइबिलिटी, जैसे अगर हम इन जनरल बात करें तो एसेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट लॉस और साथ ही साथ कैपिटल एंड ड्राइंग। इस तरीके से हम लोग चीज़ों को कैटेगराइज भी कर सकते हैं सिंपल तरीके से। तो आप मेरे को बताइए बिल्डिंग क्या है? तो बिल्डिंग एक एसेट है, बट एसेट है तो क्या कोई पर्सन है? नहीं। तो ये कौन सा अकाउंट हो जाएगा? रियल,
है ना, बिल्डिंग हो जाएगा रियल अकाउंट। देन परचेजेस, परचेजेस क्या है, इसको तो लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे कि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं परचेजेस एक्सपेंस है, लेकिन नहीं, यहाँ पर किस पे, सीए में इस परचेजेस को हम रियल बोलेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि इसको एसेट बोलते हैं। एसेट क्यों बोलते हैं? जब खरीद करके लाए तब तक तो उसका यूज़ नहीं हुआ, जब खरीद करके लाए तब तक तो उससे फ़ायदा नहीं उठाए, तो जब खरीद करके लाए तब तक उससे फ़ायदा नहीं उठाए, तो इन दैट केस फिर उसको हम लोग क्यों बोलेंगे कि वो मेरा एक्सपेंस है, रादर उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो मेरा एसेट है। इसीलिए एसेट है तो कोई इंसान तो है नहीं, इसीलिए परचेजेज एंड सेल्स क्या होगा, रियल अकाउंट होगा। याद रखिएगा, परचेजेज एंड सेल्स रियल अकाउंट होगा। तो इसमें रूल भी वही लगेगा, जनरल रूल हम लोग पढ़े थे ना, हम लोग जनरल रूल पढ़े थे, क्या गोल्डन रूल था, वो था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। वो रूल हम लोग का यहाँ पर एप्लीकेबल होगा, है ना। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कोई चीज़ आ रहा है तो डेबिट, कोई चीज़ जा रहा है तो क्रेडिट। तो इन दैट केस परचेजेस है रियल अकाउंट, सेल्स भी है रियल अकाउंट, है ना। आप बोलेंगे नहीं ये दोनों तो नॉमिनल पढ़ते थे, अभी हम दोनों को क्या लेकर के चलेंगे, रियल लेकर के चलेंगे। चलिए, तो जब गुड्स आएगा डेबिट व्हाट कम्स इन, जब बेच दिए क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इज दिस क्लियर? इसलिए सेल्स क्रेडिट होगा और परचेजेस डेबिट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट, है ना। बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट मतलब क्या, बैंक में आपने फिक्स्ड डिपॉजिट किया, बोलिए। तो बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होगा, पर्सनल, राइट। बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट क्या हो जाएगा हम लोगों का, पर्सनल। अरे ये कहाँ चला गया, कोई बात नहीं, चलिए हम लोग फिर से यहाँ लिख देंगे। बिल्डिंग क्या था बिल्डिंग हम लोगों का था रियल, एक बार फिर से हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर, बिल्डिंग रियल, परचेजेस भी रियल, सेल्स भी रियल। बैंक फिक्स डिपॉजिट पर्सनल, क्यों? क्योंकि ये बैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है, इजंट इट। आपने पैसे किसको दिए हैं, बैंक को, उससे जब मन चाहे आप पैसे वापस ले सकते हैं, है ना। ठीक है, एक पीरियड के लिए होता है फिक्स डिपॉजिट, लेकिन फिर भी आप बीच में भी उसका पैसा वापस निकाल सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग रेंट। रेंट क्या है, रेंट आपका एक एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस क्या होता है, एक्सपेंस आपका नॉमिनल अकाउंट होता है, इसलिए रेंट को हम क्या बोलेंगे, नॉमिनल। क्लियर है? चलिए, रेंट हो गया नॉमिनल। रेंट आउटस्टैंडिंग मतलब उधार है, तो रेंट आउटस्टैंडिंग एक्चुअली किसी पर्सन को ना देना है आपको रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट जो होगा वो आपके लिए लाइबिलिटी है, अग्री। जैसे मान लीजिए कि रमेश को आपको रेंट देना है, तो इन दैट केस रेंट आपका, वही डुअल एस्पेक्ट, दो एस्पेक्ट होगा इसमें, एक होगा रेंट और एक होगा किसको देना है, किसी पर्टिकुलर पर्सन को देना है। तो एक हो गया रेंट और एक हो गया पर्सन। तो इस केस में क्या होगा, अगर आपने रेंट दे दिया, हम लोग लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे, आदमी इंसान को कब याद रखेगा, तब जब उससे कोई मतलब होगा, इजंट इट। तो इंसान को याद रखेगा तभी जब उसका कोई मतलब होगा। इसलिए अगर कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा तभी हम लोग उस पर्सन का नाम लिखेंगे। इज दिस क्लियर? उस पर्सन का नाम तभी लिखेंगे जब ट्रांजैक्शन क्या होगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा। तो इन दैट केस अगर हमारा रेंट आउटस्टैंडिंग है तो किसी न किसी पर्सन को ना देना है, इसीलिए आउटस्टैंडिंग रेंट क्या होगा, पर्सनल अकाउंट होगा। रेंट मेरा नॉमिनल होगा, आउटस्टैंडिंग रेंट पर्सनल। जैसे अगर हम बात करते हैं सेल्स तो हम लोग रियल ले रहे हैं, सेल्स मेरा रियल होगा, लेकिन अगर हम उधार में बेचे हैं, क्रेडिट में सेल किए हैं, तो इन दैट केस किसी न किसी पर्सन को सेल किए होंगे। तो मेरा गुड्स जा रहा है और किसी पर्सन ने उसको रिसीव किया है, तो इन दैट केस डेबिट द रिसीवर, डेटर, है ना। एक तरफ से हो गया क्या, एक आदमी आ गया और दूसरे तरफ से इधर मेरा गुड्स जा रहा है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट और उधर से आ गया कौन, डेटर। तो दो आदमी हुआ ना। तो अगर हम बात करेंगे डेटर, तो डेटर हो गया पर्सनल एसेट, और रहा बात सेल्स, ये हो गया हमारा रियल, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्लियर है?
उसी तरीके से अब आते हैं कैश। कैश तो भाई नो डाउट रियल है एसेट, लेकिन क्या कोई पर्सन से रिलेटेड है? नहीं, इसीलिए रियल। एडजस्टेड परचेज, हाँ इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात किए थे और उधर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी लिख दिए थे। बाय द वे एडजस्टेड परचेज ये क्या है? एडजस्टेड परचेज इज़ नथिंग बट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसी का दूसरा नाम है एडजस्टेड परचेज। क्या था फॉर्मूला? एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक add purchases opening stock add purchases and less closing stock, है ना? ओपनिंग स्टॉक एड परचेजेस एंड लेस क्लोजिंग स्टॉक, वो गुड्स जो परचेज किए और बेच दिए उसको बोलते हैं एडजस्टेड परचेजेस। वो गुड्स जो परचेज किए और बेच दिए दैट इज़ योर एडजस्टेड परचेजेस। समझ में आया? तो आप बताइए ये क्या है? तो एडजस्टेड परचेज बेच दिए तो उसका फ़ायदा मिल गया ना, परचेज का वो पार्ट जो कि हम क्या कर चुके हैं? बेच चुके हैं। तो इन दैट केस दिस इज़ एडजस्टेड परचेजेस, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा नॉमिनल, ठीक है, क्योंकि इसका फ़ायदा हम लोग को मिल चुका है। परचेजेस रियल है बट एडजस्टेड परचेजेस नॉमिनल। परचेजेस रियल क्यों है? क्योंकि जब गुड्स आ रहा है तब तो वो मेरा एसेट है, जब गुड्स बिक गया तो उसका फ़ायदा मिल गया तब वो मेरा एक्सपेंस हो गया। इसीलिए एडजस्टेड परचेजेस नॉमिनल है और परचेजेस मेरे लिए रियल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है? एसेट, करेक्ट। क्या कि कोई इंसान है? नहीं, तो रियल। अगर इंसान होता तो पर्सनल, अब रियल। इन्वेस्टमेंट्स, 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 इन्वेस्टमेंट। अरे भाई आपने पैसा क्या किया? कहीं इन्वेस्ट किया है ना? तो आपने कोई पैसा, कोई शेयर खरीदा, कोई डिबेंचर्स खरीदा, तो ये सब क्या है? ये सब आपका इन्वेस्टमेंट्स है। तो इन्वेस्टमेंट्स रियल अकाउंट है। कोई इंसान है क्या वो? नहीं, तो आपने इन्वेस्ट किया, कोई पर्सन नहीं है, पर्सन ऑल्दो एसेट है बट पर्सन नहीं है, तो रियल। क्लियर? ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल का दूसरा नाम होता है डेटर। ट्रेड रिसीवेबल का दूसरा नाम होता है डेटर्स। तो अगर हम डेटर्स का बात करें तो डेटर्स हमारे लिए क्या है? एसेट है, करेक्ट। लेकिन क्या इंसान है? हाँ, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है ना? कोई नाम नहीं दिया हुआ है इधर, है ना, कि माधव है या गुरु है, कौन है पता नहीं। तो उस केस में है तो ये एसेट, पर्सन भी है बट उनका नाम नहीं पता है, इसीलिए होगा ये पर्सनल, है ना। बट ऐसे अगर और उसको सब डिवाइड करे तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, अग्री? ऐसे होगा पर्सनल, लेकिन सब डिवाइड करे तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको? पर्सनल। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में आगे जाएंगे बट इसमें पर्सनल, ठीक है। सेल्स टैक्स पेबल, ओके, सेल्स टैक्स पेबल, पेबल मतलब लाइबिलिटी। लाइबिलिटी किसको देना है? वी नीड टू मेक पेमेंट टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इज अ पर्सन, इजंट इट? तो गवर्नमेंट पर्सन है तो इसीलिए क्या होगा? पर्सनल। ऐसे भी एक चीज़ हम लोग याद कर सकते हैं क्या, कि लाइबिलिटी हमेशा क्या होगा? पर्सनल होगा। लाइबिलिटी हमेशा पर्सनल होगा। बात समझ रहे हैं? लाइबिलिटी हमेशा पर्सनल होगा। क्यों? क्योंकि आप किसी न किसी पर्सन को ही पैसे देंगे, या तो वो नेचुरल पर्सन होगा या फिर वो आर्टिफिशियल पर्सन होगा, बट होगा तो पर्सन ही होगा। इसीलिए क्या है, ये आपके लिए लाइबिलिटी है। समझ में आ रहा है? चलिए, और पर्सनल। डिस्काउंट अलाउड, आपने किसी को डिस्काउंट अलाउ किया, मतलब 100 रुपये किसी से लेने थे, आपने 90 रुपीज़ लेकर के उसको सेटल कर दिया, तो ₹10 आपने छोड़ दिया। तो जो 10 रुपये आपने छोड़ा, दिस इज़ कॉल्ड डिस्काउंट। ये आपके लिए फ़ायदा कि नुकसान? आप बोलेंगे छोड़े हैं, मेरे लिए तो खर्च हो गया, तो एक्सपेंस है आपका, करेक्ट। और एक्सपेंस किस नेचर का होगा? नॉमिनल नेचर का, ओके, नॉमिनल।
बात समझ में आ रहा है? तो ये मेरा एक्सपेंस है और नॉमिनल है। बैड डेट ये भी उसी तरीके से नॉमिनल है ना। कैपिटल 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 इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, दिस पर्टिकुलर अकाउंट इज रिप्रेजेंटिंग द ओनर, है ना। एंड ओनर हमारा एक पर्सन है, इसीलिए कैपिटल इज ऑल्सो पर्सनल, कैपिटल पर्सनल है। देन मूव करते हैं ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या है? ये भी भाई पर्सनल है। क्यों है ये पर्सनल? रीज़न बीइंग भाई ये भी तो ओनर ने ही पैसा निकाला है, तो ये भी तो ओनर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज ऑल्सो अ पर्सनल अकाउंट। इंटरेस्ट रिसीवेबल, इंटरेस्ट आपको मिलना है। बहुत बार इसमें कन्फ्यूज़न होता है, यार ये तो मेरा कमाई है। नहीं नहीं नहीं, ये आपका कमाई नहीं है। क्यों? हर चीज़ का दो एस्पेक्ट होता है। अगर आपको पैसे मिल गए, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट मिल गया, क्या है? कमाई भी हुआ और कैश भी आया। एक तरफ कमाई हुआ अर्निंग्स और दूसरे तरफ कैश, तो इनकम एंड कैश दो एस्पेक्ट हो गया इसका। अब मेरे को इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट अर्न हुआ, इंटरेस्ट मेरे को अर्न हुआ बट मिला नहीं। व्हाट? इंटरेस्ट अर्न हुआ बट मिला नहीं। बात समझ में आया? तो अगर हम बोलते हैं कि इंटरेस्ट मेरे को अर्न हुआ बट मिला नहीं, तो इन दैट केस अर्न हो गया अर्निंग, मिलना में कैश होना चाहिए था बट वो आया नहीं। इसका मतलब यहाँ पर कोई पर्सन से मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा ना। से एग्जांपल लेते बैंक, है ना, बैंक इज़ लायबल टू पे इंटरेस्ट टू मी। इन दैट केस दैट इज़ बेसिकली एन इनफ्लो ऑफ मनी फॉर मी, बट आया नहीं अभी तक मेरे पास। अगर नहीं आया मेरे पास तो हम बैंक से मांगेंगे ना, तो बैंक कब देगा मेरे को? आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद। तो इन दैट केस दैट हैज़ सम रिकवरेबल वैल्यू, तो हम क्या बोलेंगे? दैट इज़ एन एसेट फॉर मी। बट ये एसेट किससे मिलना है? बैंक से। क्या होगा? बैंक इज़ अ पर्सनल अकाउंट, इजंट इट? तो इसीलिए इंटरेस्ट रिसीवेबल क्या है? इट इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बिकॉज इट इज़ रिप्रेजेंटिंग समवन। इन माई केस, इन आवर एग्जाम्पल, इट इज़ बैंक, but it may be from any friend also, like I have given loan to my friend. In that case I am expecting interest from him, so in that case interest is receivable, and in that case that interest receivable is representing my friend. तो वहाँ पर वो भी एक पर्सन है, इंसान है। यहाँ बैंक से है तो भी वो एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसीलिए हम लोग का इंटरेस्ट रिसीवेबल क्या होगा? इंटरेस्ट रिसीवेबल हमेशा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल होगा। क्या होगा? पर्सनल। हम लोग को और सब कैटेगराइज नहीं करना है कि रिप्रेजेंटेटिव है कि आर्टिफिशियल है, क्या है। चलिए, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, हमने एडवांस में कोई पैसा ले लिया तो क्या हो जाएगा? इट विल बिकम माई लाइबिलिटी, है ना। हमने एडवांस में अगर कोई पैसा ले लिया तो हमको बाद में ये पैसा वापस भी करना पड़ेगा। तो ठीक है, अगर कोई चीज़ हमने एडवांस में ले लिया तो उस केस में इट बिकम्स लाइबिलिटी। हमने किसी को एडवांस दिया तो दैट इज़ एन एसेट फॉर मी। तो अगेन दिस इज ऑल्सो बेसिकली रिप्रेजेंटिंग समवन। If I have given advance to you, in that case you are a person, you are basically a natural person. That means हमने एडवांस आपको दिया तो that is an asset for me, but that asset is representing a person. इसका मतलब क्या हुआ? ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल हो जाएगा। वैसे ही अगर आपने मेरे को पैसे दिए तो that becomes my liability because I am required to, because this is an advance, पहले ही दे दिया, पहले ही, है ना। तो आई एम लाइबल टू डू समथिंग फॉर इट। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। वाई हैव यू गिवन मी एडवांस? वाई हैव यू गिवन मी एडवांस? बिकॉज आई एम लाइबल टू डू समथिंग फॉर यू। से यू आर लाइक गोइंग टू परचेज समथिंग, तो आप आए मेरे से बोलते हैं कि मेरे को चॉकलेट्स दीजिए। तो हम बोले कौन सा चॉकलेट, कितना चॉकलेट? आप बोले मेरे को 100 चॉकलेट्स चाहिए और वो भी 100 रुपये का डेयरी मिल्क। मैं बोले 100 रुपये का डेयरी मिल्क सिल्क चाहिए आपको और 100 चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि आपने 10,000 रुपीज़ खर्च करना है, वो 10,000 रुपीज़ आप ला करके मेरे को दे दिए। अब मेरे पास आपका 10,000 है तो हम बोलेंगे कि आई हैव रिसीव्ड दैट 10,000 इन एडवांस बिकॉज आई एम सेइंग राइट नाउ दैट आई डू नॉट हैव दैट स्टॉक।
मेरे पास 100 सिल्क नहीं है, मैं आपको कल ला के दे दूंगा। इज दिस क्लियर? तो आप बोलते हैं हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को चाहिए भी 2 दिन बाद चाहिए, आप कल दे दीजिए, परसों दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लीजिए मैं आपको 10,000 रुपीज़ एडवांस देता हूँ, यू कीप दिस 10,000 एडवांस विथ योर सेल्फ एंड यू ब्रिंग चॉकलेट्स फॉर मी। ओके, इन दैट केस at the time of receiving those 10,000 from you, I am creating an obligation that I am supposed to, I am liable to give you chocolates against those 10,000. तो बताइए मेरा लाइबिलिटी बन गया कि नहीं? तो जब मेरे को एडवांस मिलता है इट बिकम्स आवर लाइबिलिटी। जब हम लोग किसी को एडवांस देते हैं तो वी आर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम द काउंटर पार्ट। इन दैट केस उस आदमी से अपने को कुछ ना कुछ मिलना है, तो वो मेरा एसेट होगा। तो व्हेन वी आर गिविंग एडवांस टू समवन दिस बिकम्स आवर एसेट, व्हेन वी आर टेकिंग एडवांस फ्रॉम समवन दिस बिकम्स आवर लाइबिलिटी। इज द थिंग क्लियर? तो ये हो गया एडवांस, और एडवांस एसेट भी हो सकता है, एडवांस लाइबिलिटी भी हो सकता है, बट वो हमेशा पर्सनल होगा। क्यों होगा पर्सनल? बिकॉज अगर हमने एडवांस रिसीव किया तो डेफिनेटली आई हैव रिसीव्ड दैट एडवांस फ्रॉम समवन, है ना? इफ आई हैव गिवन एडवांस टू समवन, इसका मतलब है कि सामने वाला पार्टी इज ऑल्सो बेसिकली अ पर्सन। तो एडवांस शैल ऑलवेज बी अ पर्सनल अकाउंट, वेदर इट इज एन एसेट और लाइबिलिटी, डजेंट मैटर, ये हमेशा क्या होगा? पर्सनल होगा। तो हमने रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, तो इफ आई हैव रिसीव्ड रेंट इन एडवांस, इन दैट केस आई एम लाइबल व्हाट? आई एम लाइबल टू give you my property to use it. If I am not going to give my property to use you, in that case क्या होगा? आप मेरे से वो पैसा वापस ले लेंगे। बात समझ रहे हैं? तो आपने मेरे को मकान में रहने के लिए पैसे दिए, तो अभी रहे तो नहीं है, आपको फ्यूचर में रहना है, इसीलिए अब मेरा लाइबिलिटी होगा टू गिव दैट प्रॉपर्टी टू यू फॉर स्टेइंग फर्स्ट, और अगर हम नहीं देते हैं आपको तो आई एम लाइबल टू रिटर्न यू बैक द मनी, है ना? रिटर्न करना पड़ेगा। तो उस केस में रेंट रिसीव्ड इन एडवांस किसी न किसी आदमी को ही तो रिटर्न करना पड़ेगा, तो ये पर्सनल है। और ये क्या है आपके लिए? ये आपके लिए लाइबिलिटी है। अग्री? ये आपके लिए लाइबिलिटी है। प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड, पहले ही पे कर दिया आपने सैलरी। तो अगर आपने सैलरी पहले पे कर दिया तो क्या होगा? आपको फ्यूचर में सर्विसेज मिलेगा। अग्री? आपको फ्यूचर में सर्विसेज मिलेगा। तो सैलरी आज पे कर दिया। अगर किसी से सर्विसेज ले चुके थे पास्ट में, अगर किसी से सर्विसेज पास्ट में ले चुके थे, उसके बाद सैलरी पेमेंट कर रहे हैं, तो दिस बिकम्स योर एक्सपेंस, बिकॉज जिसका फ़ायदा मिल चुका है वो अपना एक्सपेंस होता है, जिसका फ़ायदा मिलने वाला होता है वो अपना एसेट होता है। Isn't it? तो सैलरी पे अगर हम करते हैं तो दैट इज़ एन एक्सपेंस, बट अगर सैलरी हमने पहले ही पे कर दिया, प्री मतलब पहले, तो हमने पहले ही पे कर दिया सैलरी, तो इस केस में मेरे को फ्यूचर में सर्विस मिलेगा। तो इफ़ आई एम गोइंग टू रिसीव एनी बेनिफिट ऑफ दैट पर्टिकुलर पेमेंट इन फ्यूचर, दैट बिकम्स व्हाट? दैट बिकम्स माई एसेट। तो दैट दिस प्रीपेड सैलरी इज़ एन एसेट। ओके, बट एसेट है तो या तो पर्सनल होगा या रियल होगा। तो पर्सनल बोले कि रियल बोले इसको? बोलो बोलो, पर्सनल बोले कि रियल बोले? आपने किसको दिया ये सैलरी? कोई ना कोई एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय कौन है? इंसान है। इंसान है मीन्स नेचुरल पर्सन, तो पर्सनल अकाउंट होगा। समझ रहे हैं? तो प्रीपेड सैलरी पर्सनल। क्लियर? एसेट तो है बट पर्सनल, रियल नहीं। बैड डेट रिकवर्ड, आपका डूबा हुआ पैसा था वापस मिल गया। तो भाई डूबा हुआ पैसा वापस मिल गया तो कमाई हो गया। इट्स अ गेन, इट्स अ गेन, इट्स अ गेन। तो गेन है, गेन तो नॉमिनल होगा, है ना? तो यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग नॉमिनल, दिस इज नॉमिनल। ओके, नाउ डेप्रिशिएशन। व्हाट इज डेप्रिशिएशन? ये एक चैप्टर है आपका, पूरा का पूरा चैप्टर है, और बहुत क्लासेस लगता है इसमें, है ना? क्योंकि इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है, साथ ही साथ बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट भी है। तो उस केस में डेप्रिशिएशन, व्हाट इज़ डेप्रिशिएशन? एक्चुअली अगर हम कॉमन पैरेलेंस में बोले, कॉमन
सिचुएशन के हिसाब से देखें तो आप बताइए एक एसेट है, कोई भी एसेट, से आपका मोटरसाइकिल है, से आपका बाइसिकल है, से आपका चेयर है। जब भी नया नया ख़रीद करके लाते हैं तब तो बहुत अच्छा दिखता है, बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा चलता है, बहुत अच्छा यूज़फुल रहता है, लेकिन धीरे 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 वो पुराना होता जाता है। तो बोलिए क्या उसका वैल्यू सेम रहता है ना? हम इसको एकदम सिंपल कॉमन पैरेलल्स में बता रहे हैं, ठीक है। टेक्निकल डेफिनेशन देखेंगे डिप्रिशिएशन का चैप्टर में, बट ऐसे ही सिंपल तरीके से समझिए कि हमने कोई एसेट खरीदा तो उसको खरीदते समय हमने कुछ अमाउंट पे किया। से आई हैव परचेज्ड एन एसेट फॉर ₹50,000, तो आई मेड द पेमेंट 50,000 हमने दे दिया। नाउ द थिंग इज इफ आई मेड द पेमेंट ऑफ ₹50,000 and received that asset has a worth of ₹50,000. If I started using it down the line, the life of the asset shall be decreasing, and at the same time if life is decreasing the value shall also be decreased, है ना। अगर हम बात करें हमने एक मोटरसाइकिल खरीदा, एक स्कूटी खरीदा, एक स्कूटर खरीदा, तो शुरू में खरीदते समय वो कितने का था? शुरू में खरीदते समय इट वाज ऑफ ₹50,000। नाउ डाउन द लाइन एक साल बाद भी बोलेंगे क्या कि दैट इज एक्चुअली ऑफ ₹50,000? नो, वी कैनॉट से दैट इज ऑफ ₹50,000। वाई? बिकॉज एक साल उसको यूज कर दिए, नाउ द वैल्यू हैज बिन डिक्रीज्ड। दिस डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज कॉल्ड डेप्रिशिएशन। Okay, now say after using it for 1 year, if I am going to sell it out in the market, in that case I am going to fetch ₹40,000, say 10 ऐसे। तो 50,000 रुपया जब नया नया खरीद करके लाए थे था, एक साल के बाद में वो 40,000 हो गया। इसका मतलब देर इज़ अ डिक्रीज ऑफ ₹10,000, है ना, इन द वैल्यू ऑफ एसेट। दिस 10,000 इज डेप्रिशिएशन। वी हैव यूज्ड द प्रॉपर्टी, दैट इज वाई इट हैज़ डेप्रिशिएटेड। ठीक है, तो इट हैज़ बिन डेप्रिशिएटेड बाई ₹10,000। बात समझ में आ रहा है? नाउ अगेन नेक्स्ट ईयर फर्दर वी ऑल्सो यूज्ड इट, and if we are trying to get the value of the asset, in that case after 2 years the value will be around say 35,000, 32,000 somewhere. Getting it? So in that case again in the next year also there is a decrement in the value, and that decrement is what? That is also called depreciation. The first year the depreciation was of 10,000 because the original cost of the asset was 50,000, isn't it? And at the end of first year we got a value of ₹40,000 of the asset, तो there is a decrement of ₹10,000, और वो 10,000 का decrement is depreciation for the first year. Now in the second year, say we after 2 years we find that the value of the asset is ₹32,000, तो in that case क्या होगा भाई? 40 था at the beginning of the year, now it has been reduced to 32,000, that means there is a decrement of ₹8,000 in the value of asset. Agree or not? And this is depreciation for the second year. Decrease in the value of asset is called depreciation. Simple भाषा में decrease in the value. Why the value has been decreased, or why it has been decreasing year by year? Because we are using it, because the life of the asset is reducing, because the asset is getting older. तो भाई उसका वैल्यू, उसका पैसा तो कम होगा ही होगा ना, और वो जो कमी हुआ हमारे लिए क्या है? हमारे लिए डेप्रिशिएशन है। तो बताइए क्या होना चाहिए? दैट शुड बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, है ना। अच्छा, एक और चीज़, मज़ा वाला बात समझने का कोशिश कीजिएगा, समझिएगा भी, लिखिएगा भी, है ना। क्या है? एसेट और एक्सपेंस में क्या डिफरेंस? आप बोलेंगे सर 50 बार डिस्कस कर लिए। अरे कोई बात नहीं बाबा, एक बार और मेरे लिए, ठीक है। तो इन दैट केस एसेट और एक्सपेंस में डिफरेंस क्या है? एसेट है वो जिससे फ़ायदा फ्यूचर में मिलेगा, और एक्सपेंस है वो जिससे फ़ायदा मिल चुका है। क्लियर? एक ये दो में डिफ्रेंशिएशन हम लोग को बहुत बार बोल दिए, क्लियर हो गया होगा। नाउ अब हम बात करते हैं लॉस में और एक्सपेंस में डिफरेंस क्या है। इज़ दिस क्लियर? किस में लॉस में और एक्सपेंस में क्या डिफरेंस है? ठीक है, एक्सपेंस डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। इंटेंशनली हम लोग जानबूझ करके किसी चीज़ को इनकर करते हैं, जानबूझ करके हम लोग किसी न किसी को पेमेंट करते हैं,
जान करके हम किसी न किसी लॉस को बियर करते हैं, जान करके हम किसी न किसी का वैल्यू डिक्रीमेंट कर रहे हैं। इज दिस क्लियर? तो अगर कोई भी ऐसा चीज जो इनकर हो रहा है विथ एन इंटेंशन, है ना, व्हाट इंटेंशन? टू गेट सम रेवेन्यू, कि भाई ऐसा खर्च करेंगे तो हमको कुछ ना कुछ रेवेन्यू मिलेगा। जैसे हमने गुड्स क्या किया था, दे दिया किसी को, बेच दिया, बेचने से क्या होगा, मेरे को पैसे मिलेंगे। तो हम क्यों अपना सामान दे रहे हैं किसी को? अरे भाई उसके बदले मेरे को पैसा मिल रहा है कि नहीं, तो सामान देना बिकम्स एन एक्सपेंस। दैट इज़ वाई एडजस्टेड परचेजेज इज एन एक्सपेंस, है ना। वैसे ही अगर हम बोलते हैं कि हमने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे किया, वाई आर वी पेइंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस? बिकॉज वी आर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, है ना, फॉर सम बेनिफिट्स, इजंट इट? तो वैसा चीज़ जिसका हमको क्या हो, जिससे हमको कुछ रेवेन्यू जनरेट हो, या वैसा चीज़ जिससे हम कोई ना कोई बेनिफिट्स डिराइव करें, तो क्या होगा? अगर हम कोई बेनिफिट डिराइव करते हैं या जिससे रेवेन्यू जनरेट होगा, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा अपना एक्सपेंस, है ना। हम लोग जानबूझ करके, इच्छा से, स्वेच्छा से कर रहे हैं, विथ एन इंटेंशन ईदर टू जनरेट रेवेन्यू और टू गेट सम बेनिफिट आउट ऑफ दोज इनकरेंस, तो दैट विल बिकम योर एक्सपेंस, है ना। तो एक्सपेंस वी कैन से दैट इंटेंशनल, एंड दिस इज एन एक्टिविटी, बी वेरी क्लियर, दिस इज एन एक्टिविटी, दिस इज अ ट्रांजेक्शन। एक्सपेंस इज नथिंग बट अ ट्रांजेक्शन, समझ रहे हैं कि नहीं? जानबूझ के करना। और वही अगर हम बात करते हैं लॉस, तो लॉस इज अ रिजल्ट, कंसिक्वेंस, इवेंट, है ना, किसी चीज का इवेंट, एंड दैट इज नेगेटिव इन नेचर, ठीक है। तो इफ द इम्पैक्ट ऑफ लाइक ट्रांजेक्शंस, इफ द कंसिक्वेंस ऑफ ट्रांजेक्शन, इफ द रिजल्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन इज नेगेटिव, दैट रिजल्ट इज कॉल्ड लॉस, एंड इफ दैट इज पॉजिटिव, दैट इज योर प्रॉफिट। अग्री? तो अगर हम लोग बात करें कि हमारा एक्सपेंस है कि लॉस है, कोई चीज़ को ये समझना है कि मेरा ये एक्सपेंस है कि ये मेरा लॉस है, इस चीज़ को समझना है। बी वेरी क्लियर ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो जानबूझ करके, इच्छा से, स्वेच्छा से, विथ एन इंटेंशन टू जनरेट रेवेन्यू और टू गेट सम बेनिफिट्स आउट ऑफ इट, अगर हम कुछ इनकरेंस करते हैं तो दैट इज़ आवर एक्सपेंस। बट अगर इच्छा से नहीं करते हैं, दैट इज अ रिजल्ट, एंड दैट इज अ नेगेटिव रिजल्ट, दैट इज आवर लॉस। बात समझ में आया? ठीक है। अब चलिए जल्दी से बताइए, टेल मी, डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस और लॉस? जल्दी से बताइए। डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है कि लॉस है, ये बताइए भाई। डेप्रिसिएशन क्यों हुआ? अगर मैं बोलता हूँ फर्नीचर डेप्रिशिएट किया, तो क्यों किया? उस पे बैठे, उसको यूज़ किए। मेरा मोटरसाइकिल डेप्रिशिएट किया, क्यों किया? उसको चलाए, तो इच्छा से चलाए ना, इंटेंशनली चलाए ना, कि भाई मोटरसाइकिल चलाएंगे तो जल्दी काम होगा, है ना, फर्नीचर में आराम मिलेगा, हम लोग को फैसिलिटीज़ मिलेगा, जिससे हम अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो ये सब जो बेनिफिट्स है, जिसके चलते ना हमारा वैल्यू ऑफ एसेट्स जो हो रहा है वो डिक्रीज़ कर रहा है। तो ये जो बेनिफिट है, ये बेनिफिट आपने इच्छा से ली, बेनिफिट आपका इंटेंशन है, इस इंटेंशन को डिराइव करने के लिए आपने क्या किया? आपने उसको यूज़ किया। तो डेप्रिसिएशन इज़ एन इंटेंशनल इनकरेंस, दैट इज़ वाई इट इज़ एन एक्सपेंस। और अगर ये एक्सपेंस है तो किस नेचर का होगा? नॉमिनल। बात समझ में आया? तो डेप्रिसिएशन का भी मतलब मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज़ डेप्रिसिएशन। मैंने पहले भी कहा था कि हम लोग बहुत सारा ऐसा टॉपिक्स है, बहुत सारा ऐसा आइटम्स है जो धीरे धीरे समझेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे। आई स्वेयर, कसम से अच्छे तरीके से समझेंगे, समझ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे समझेंगे। एक साथ मैं बता दूँ ये होता है, ये होता है, ये होता है, आप बोलेंगे हाँ हाँ सब समझ में आ गया। अरे लेकिन किधर रिटेन हुआ? रिटेंशन कब होता है? माइंड में रिटेंशन होता है व्हेन यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग,
इज दिस क्लियर? तो जब जैसे जैसे चैप्टर्स आएंगे वैसे वैसे वी विल कीप ऑन डिस्कसिंग टॉपिक्स, जिसके चलते क्या होगा, हमारा लेंदी भी नहीं होगा चीज़, और साथ ही साथ आपको तो लगेगा ये भी मेरे को बता दिया गया, ये भी मेरे को बता दिया गया, वो भी बता दिया गया, लेकिन यार उसका फ़ायदा भी तो होना चाहिए ना। ऐसे ही अगर करेंगे तो लॉस हो जाएगा, है ना। कुछ इंटेंशन से करो, कुछ तरीके से करो, तब ना प्रॉफिट होगा, तब ना फ़ायदा होगा। तो इसीलिए हम लोगों को क्या है, अपने मेहनत को क्या करना है, अपने मेहनत को एसेट बनाना है। एसेट इज़ ऑल्सो एन इंटेंशनल थिंग। समझ रहे हैं कि नहीं? हमको अपने मेहनत को एक्सपेंस नहीं बनाना है। अरे मेहनत एक्सपेंस कैसे होगा, मेहनत एसेट कैसे होगा? कैसे नहीं होगा? अगर हम मेहनत किए और वो बेकार हो गया, उसका कोई फ़ायदा नहीं मिला, या मिला तो पास्ट में मिला, फ्यूचर में नहीं मिलेगा उसका फ़ायदा, तो क्या हो गया, वो मेरे लिए हो गया एक्सपेंस। अगर हम आज मेहनत कर रहे हैं और आज मेहनत कर करके इतना मेहनत कर रहे हैं कि उसको इस तरीके से हम लोग अपना फाउंडेशन को कर दे, अपने फंडामेंटल्स को इतना स्ट्रांग कर दें कि फ्यूचर में क्या होगा, उसके चलते हम लोगों को फ़ायदा होना स्टार्ट हो जाएगा, तब वो क्या हो गया, एसेट। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए। चलिए, अब मन में आ गया, क्या करें, आपको बताना ज़रूरी है। मान लीजिए कि हमने मेहनत किया और एक मकान बनाया। वो मकान में क्या किए, हम ईटा डुप्लीकेट यूज़ किए, अच्छे क्वालिटी का नहीं, सीमेंट अच्छे क्वालिटी का यूज़ नहीं किए, और लेबर भी बहुत अच्छे लेबर्स को यूज़ नहीं किया, और साथ ही साथ जो उसमें इंजीनियर था, उसका सुपरवाइज़र था, वो भी ऐसे जैसे करके जैसे मन किया मकान बना दिया। क्यों? क्योंकि मेरे को पैसा बचाना था। ठीक है, अब क्या होगा, पहली बारिश आई और वो मकान टूट करके पानी के साथ बह गया। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो वो मेरा लॉस हो गया, वो मेरा लॉस, बेकार हो गया, बर्बाद हो गया। समझ रहे हैं? तो इसीलिए 2 नंबर का किया हुआ काम बर्बाद हो जाता है, इसी तरीके से चला जाता है, एक आंधी भी नहीं झेल पाता है। समझ रहे हैं मेरी बात? वही अगर आप मेहनत करके, दिमाग लगा करके, प्रैक्टिस करके सही तरीके से अगर इसको करेंगे, तो इन दैट केस वो आपका एसेट होगा। एक बिल्डिंग बनाइए, अच्छे क्वालिटी का सारा मटेरियल्स यूज़ कीजिए, टेक्निकल एडवाइस लीजिए, और वो भी कॉम्पिटेंट टेक्निकल एडवाइस। क्या होगा, यू विल फाइंड दैट द आउटकम, द रिजल्ट्स इतना होगा कि आपका बिल्डिंग 100 साल तक चलेगा, है ना। तो दैट बिल्डिंग विल हेल्पिंग यू आउट फॉर नेक्स्ट 100 ईयर्स। इन दैट केस आपका क्या हुआ, वो एसेट हुआ। और वो बिल्डिंग जो बारिश आया और टूट करके नीचे गिर गया, वो तो आपका लॉस हो गया। बात समझ रहे कि नहीं? बेकार हो गया, बर्बाद हो गया। तो आप अपने पढ़ाई को भी क्या करेंगे, आप अपने पढ़ाई को एसेट बनाएंगे, एक्सपेंस या लॉस नहीं। अग्री? आप अपने पढ़ाई को एसेट बनाएंगे, मतलब अच्छे से फाउंडेशन मजबूत कीजिए, मटेरियल्स अच्छा डालिए, मतलब अच्छे बुक से पढ़िए। इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है, मैं कुछ दूंगा आपको मटेरियल्स, अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए, दिमाग लगाइए, मेहनत कीजिए, तब वो क्या होगा, आपका एसेट बनेगा। नहीं तो क्या है, ऐसे ही आपके टाइम आता है, टाइम चला जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सही समय पर सही चीज़ को पढ़ना है और तरीके से पढ़ना है। ये नहीं कि मैं सबका सब कुछ एक ही साथ आपको बता दूं, एक बार में बता दूं, ओ ये भी बता दिया, वो भी बता दिया, क्या मास्टर है यार, सब बताता है। ठीक है, जितना जल्दी आया उतना जल्दी जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, ठीक है मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो चला जाएगा अगर आप उसको अच्छे से रिवाइज़ नहीं करेंगे। तो आपको रिवाइज़ भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है। इज़ दिस क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट बात वो देखते हैं। आइए बताइए मेरे को जल्दी से, पर्सनल इनकम टैक्स ये क्या है? ये तो बहुत बार बचपन में सुना होगा। भाई इनकम टैक्स किसको देना है, बिजनेस को देना है कि बिजनेसमैन को देना है? जल्दी से बताइए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको नहीं पता कोई बात नहीं, अभी बताऊँगा, उसको लिख भी लीजिएगा, फिर याद भी कीजिएगा। इज़ दिस क्लियर? दिमाग में भी रखिएगा, समझ भी लीजिए, फिर याद भी कीजिए। तो बताइए जल्दी से, किसको देना रहता है इनकम टैक्स? इनकम टैक्स देना रहता है बिजनेसमैन को। किसको? बिजनेसमैन को, मतलब ओनर को।
तो इनकम टैक्स ओनर का लाइबिलिटी है, ओनर देगा। मान लीजिए कि मेरा एक शॉप है ना, शर्मा जनरल स्टोर, ठीक है, मेरा एक शॉप है शर्मा जनरल स्टोर। तो इन दैट केस उसमें जो भी कमाई होता है, क्या वो शर्मा जनरल स्टोर उसके ऊपर इनकम टैक्स देगा कि मैं दूंगा? तो इट इज़ माई लाइबिलिटी। एक्चुअली जो भी कमाई हो रहा है मैं ले जा रहा हूँ ना घर पे। बिजनेस इज अर्निंग, बट किसके लिए? फॉर दी ओनर। इसीलिए जो कमाई उधर हुआ, दैट कमाई बिलोंग्स टू दी ओनर, और वो ओनर लेकर के जाएगा। बात समझ में आया? तो वो कमाई जब ओनर का है तो उसके ऊपर टैक्स भी कौन देगा? ओनर देगा। ओके, तो पर्सनल इनकम टैक्स इज बेसिकली अ लाइबिलिटी ऑफ द ओनर। तो इफ ओनर इज पेइंग, नो प्रॉब्लम, बिजनेस को कोई मतलब नहीं है उससे, ओनर करे जो करना है। बट इफ फ्रॉम द बिजनेस अकाउंट, फ्रॉम द बिजनेस कैश, दैट अमाउंट हैज़ बीन सेटल्ड, तो क्या होगा? तो अगर बिजनेस से इनकम टैक्स गया तो किसका पैसा गया? बिजनेस से ओनर के लिए पैसा गया। तो वी विल अज्यूम दैट कि भाई ये ओनर का अमाउंट था जो कि बिजनेस से गया है, इसीलिए क्या होगा? इसीलिए ये ओनर का खर्च है, और ओनर का खर्च बिजनेस से जाएगा, तो दैट इज़ ड्राइंग। क्या है? ड्राइंग। ठीक है, ओनर अगर अपना काम के लिए किसी भी पैसे को, चाहे वो पर्सनल एक्टिविटी हो, चाहे उसका ऑब्लिगेशन हो, ओनर किसी भी काम के लिए अगर बिजनेस से पैसा निकालता है, इज़ दिस क्लियर? मतलब बिजनेस के काम के लिए नहीं, अपने किसी भी काम के लिए, चाहे अपने घर में राशन लाने के लिए, चाहे अपने इनकम टैक्स को पेमेंट करने के लिए, चाहे और कोई भी अपने पर्सनल ऑब्लिगेशन को सेटल करने के लिए। नॉट नेसेसरी कि हाउस होल्ड एक्सपेंस ही हो, कि घर का राशन ही लाए, है ना, वो अपने किसी भी काम के लिए यूज़ करे। इन दैट केस बिजनेस का तो नहीं है ना वो, तो इट विल बी अज्यूम्ड एज इफ ओनर हैज़ टेकन मनी आउट ऑफ द बिजनेस। समझ में आया? फिर से रिपीट करता हूँ, अगर ओनर बिजनेस से पैसा निकालता है या ओनर के लिए बिजनेस से पैसा निकलता है, तो इन दैट केस वी विल अज्यूम दैट द अमाउंट इज पेड टू द ओनर। तो इफ द अमाउंट has been paid to the owner, in that case we will be assuming that this is a drawing because that amount has been taken out by the owner। तो इसीलिए पर्सनल इनकम टैक्स भी, क्योंकि ये किसका लाइबिलिटी है? ये ओनर का लाइबिलिटी है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे? इसीलिए हम बोलेंगे ये क्या है? आपका पर्सनल लाइबिलिटी है। भाई आप इसको, हम मानेंगे कि हमने ओनर को दिया है, तो ये पर्सनल नेचर का है, और ये हमेशा क्या होगा? ड्राइंग्स होगा। क्या होगा? ड्राइंग्स। बात समझ में आया? तो ये अपने लिए क्या है? ड्राइंग्स है, और ये ड्राइंग भी पर्सनल नेचर का है। तो पर्सनल इनकम टैक्स जो पे करेगा बिजनेस, दैट इज़ ऑफ पर्सनल नेचर। तो चलिए, ये होमवर्क था, हम लोगों ने बहुत टाइम लगाया इस होमवर्क को करने के लिए। कोई दिक्कत नहीं है, मेरे ख्याल से सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ट्रेडिशनल अप्रोच हम लोग देख रहे थे, मॉडर्न अप्रोच आज देखेंगे, और आज देख करके इसको ख़त्म करेंगे। और हम लोग 2 क्लास, कम से कम 2 क्लास जर्नल एंट्रीज़ में लगाएंगे, जर्नल को समझेंगे अच्छे से। क्या होता है जर्नल? लास्ट सेशन में हम लोग जाते जाते बस एक छोटा सा उसका थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लिए थे, है ना। आज लेकिन हम लोग जाएंगे और उस जर्नल को हम लोग समझने का कोशिश करेंगे रियल, नॉमिनल और पर्सनल, मतलब गोल्डन रूल के हिसाब से। जबकि करना भी है हम लोग को किसके हिसाब से? मॉडर्न रूल के हिसाब से भी करना है, और गोल्डन रूल के हिसाब से भी करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, आज एक काम करते हैं। ठीक है, हम लोग मॉडर्न रूल का भी बात करेंगे, है ना। हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग कुछ जर्नल्स आज सीखते हैं, है ना। जर्नल का फॉर्मेट तो अपने पास है, जिसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात किए थे। आज मेनली चलिए हम लोग अपने सेशन को जर्नल के लिए डिवोट करेंगे। पहले जर्नल थोड़ा सा अच्छा से समझते हैं, फिर मॉडर्न रूल भी समझेंगे, है ना, और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। गॉट इट? और इसमें हम लोग को टाइम देना है, क्योंकि जर्नल एंट्रीज आपको हमेशा करते रहना है, समझ रहे हैं। फाइनल तक तो करना ही करना है। और ये सोच लीजिए, इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा रेलिवेंट है कि यही सब लॉजिक, यही सब कॉन्सेप्ट, यही सब सारा का सारा कुछ आपको रियल लाइफ में भी यूज़ होगा। तो इतना इम्पॉर्टेंट है, तभी तो ये फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन है। जितना स्ट्रांग होगा उतना ज़्यादा
पावरफुल पिलर्स उसके ऊपर खड़ा होगा और बिल्डिंग्स बनेगी। इज दिस क्लियर? तो चलिए हम लोग जर्नल का बात करते हैं। तो जल्दी से बता दीजिए रियल, नॉमिनल और पर्सनल का रूल फिर से एक बार। रियल का रूल क्या? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल में सिर्फ एसेट होते हैं, एसेट या तो आता है या जाता है। क्लियर? दूसरा क्या है? नॉमिनल। नॉमिनली पहले पर्सनल ले लेते हैं। पर्सनल, पर्सनल क्या है? पर्सनल कोई पर्सन को डिनोट करता है, तो या तो वो पैसा लेगा या वो देगा, या कोई और भी चीज़ लेगा या देगा। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये फंडा हम लोग वहाँ पर लगाएंगे। और थर्ड क्या है? थर्ड है, पहला था रियल, दूसरा था नॉमिनल, तीसरा है पहला था हम लोग डिस्कस कर रहे थे, पहला था रियल, दूसरा था पर्सनल, और थर्ड है क्या? नॉमिनल। तो नॉमिनल क्या है? नॉमिनल में इनकम एक्सपेंस आएगा, ऐसे इनकम एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस आएगा। ठीक है, तो इन दैट केस उसका रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स इंक्लूडिंग प्रॉफिट्स। तो ये तो हो गया रूल। तो किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, कहाँ डेबिट करना है, कैसे डेबिट करना है, इसके लिए रूल है, और वो रूल है जर्नल एंट्री। ठीक है, क्या रूल है? जर्नल एंट्रीज, है ना। हम लोग जर्नल एंट्री क्या होता है? जर्नल एंट्रीज एक्चुअली क्या है? किसी भी चीज़ को पहली बार रिकॉर्ड करने का एक तरीका होता है। सिर्फ यही एक तरीका ऐसा नहीं है, बट एक तरीका होता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है ना, और जो अपना बेस है। इसको अच्छे से हम लोग कर लिए ना तो डेफिनेटली आगे बहुत लंबा जाएंगे हम लोग, और जाना भी अभी तो बहुत लंबा है। आपका एज 18 ईयर्स है ना, कोई तो 17 का भी होगा, कोई 19 के भी होंगे, और हो सकता है कोई 20-21 के भी होंगे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है भाई, बहुत लेट नहीं हुआ है। अरे बाबा जब जागो तब सवेरा, कोई दिक्कत नहीं है। मत सोचो कि हम तो 2 साल बाद स्टार्ट किए, नहीं, अभी भी उतना ही मेहनत करना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यू आर गोइंग टू लिव 100 ईयर्स, उसमें साल 2 साल चला गया, आगे नहीं बर्बाद करेंगे। पीछे हो गया, आगे नहीं बर्बाद करेंगे, और पीछे हुआ काम के बारे में दुखी भी नहीं होंगे, है ना, उससे सीख लेंगे। चलिए, तो अभी हम लोग सबसे पहले बात करते हैं जर्नल्स का। तो जर्नल क्या है? जर्नल एंट्री एक तरीका है। जर्नल अलग है, जर्नल एंट्रीज अलग है। तो जर्नल एंट्री क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच वी रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन इन द बुक्स, है ना। वी एंटर ट्रांजेक्शन इन द बुक्स फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच we record transactions in the books of accounts for the first time, है ना। जर्नल एंट्री ये ओरिजिनल एंट्री है। ओरिजिनल एंट्री मतलब पहली बार रिकॉर्ड हुआ, पहली बार। अगेन रिपीटिंग, ये सिर्फ एक ही तरीका नहीं है कि जर्नल एंट्री से ही किसी चीज़ को रिकॉर्ड करेंगे, बट जर्नल एंट्री एक तरीका है। जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू रिकॉर्ड इट, है ना। आलू खरीदा हमने, आप बोलेंगे सर सब्जी खरीदाते रहते, अरे बाबा वो बेस था ना, अभी कर लिया उस पर्टिकुलर चीज़ को, उसको समझ चुके हैं, तो फिर उसी को लेंगे तो जल्दी जल्दी समझ में आएगा। तो आलू खरीदे हम लोग, मान लीजिए 20 रुपया करके 2 किलो, तो 40 रुपये का आलू खरीदे। तो नाउ वी नीड टू रिकॉर्ड ना, तो वी नीड टू रिकॉर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, ओके वी परचेज्ड आलू, है ना, कितने का? अच्छा ठीक है, पोटैटो, बस अंग्रेज लोग समझ गए। चलो, तो उस केस में हम लोगों ने ख़रीदा पोटैटोज़, तो इन दैट केस हम लोग एंटर तो करेंगे, लिखेंगे ना कहीं पर, हाँ परचेज पोटैटोज़ फॉर ₹40। तो वो जो पहली बार रिकॉर्ड करेंगे उसको कैसे करेंगे? जर्नल एंट्री के थ्रू करेंगे। बात समझ में आया? तो जर्नल एंट्री एक तरीका है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं अपने बुक्स में पहली बार। क्लियर है? तो उस केस में जर्नल एंट्री में सबसे पहले हम किसी चीज़ को डेबिट करते हैं। डेबिट क्या होगा? ऊपर में होगा, है ना, और उसके बाद नेक्स्ट वाले लाइन में हम उसको क्रेडिट करते हैं। डेबिट के सामने डेबिट लिखते हैं, बट क्रेडिट के सामने क्रेडिट नहीं लिखते हैं। बाय द वे, जैसे अगर हमने समझ लीजिए
कि नया नया बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में कैश आया। कैश कैसा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, कैश को डेबिट कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। और उसके बाद किसने दिया कैश, ओनर ने दिया, मालिक ने, मालिक का अकाउंट इज कॉल्ड कैपिटल अकाउंट, बी वेरी क्लियर, मालिक का अकाउंट इज कैपिटल अकाउंट, तो हम क्या बोलेंगे, कैश डेबिट एंड टू देन मालिक कैपिटल, कैपिटल मालिक है, मालिक इज अ पर्सन, पर्सन है तो हम लोग को गिवर और रिसीवर को देखना पड़ेगा, तो मालिक इज अ गिवर राइट नाउ, तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो मालिक को हम क्या कर देंगे, मतलब कैपिटल को हम क्या कर देंगे, हम क्रेडिट कर देंगे, समझ रहे हैं। तो आप कैश को डेबिट करेंगे और कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे, है ना। ये तो गोल्डन रूल से हम लोग को समझ में आ गया, बट इसको कैसे दिखाएंगे, तो इसको दिखाने के लिए एक फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट हम लोग का यहाँ पर प्रेजेंटेड है, आपको समझ रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेट लिख देंगे, किस डेट को ये ट्रांजैक्शन हुआ, फिर पर्टिकुलर्स में हम लोग को ये दिखाना पड़ेगा कि किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट। लेजर फोलियो अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, जब हम लोग लेजर्स देख लेंगे उसके बाद डिस्कस करेंगे इसको, फिर अमाउंट एक डेबिट हो जाएगा, एक क्रेडिट हो जाएगा, और ये क्यों हुआ उसका नरेशन हम लोग यहाँ पर डाल देंगे। इज दिस क्लियर। तो ये हम लोग का प्रोसेस होगा ऑलवेज फॉर रिकॉर्डिंग जर्नल, क्लियर है। तो चलिए एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल को लेते हैं और हम लोग यहाँ पर उसको सॉल्व करते हैं। हमने लास्ट क्लास में भी जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, लास्ट क्लास के सेकेंड सेशन में हम बोले थे कि एक आप डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे जा करके आप क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस को डाउनलोड कर लीजिए, है ना। तो मेरे ख्याल से आपने कर लिया होगा, अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ उसको जा करके डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो आप 3B में दिया हुआ है ना, जो हम लोगों का क्लास है 3B, उसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जा करके उसको वहाँ पर से डाउनलोड कर लीजिए, क्लियर है। तो चलिए, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो चलिए हम लोग 3B का ही एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन लेकर के उसको सॉल्व करते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस है 3B का ही लेते हैं और ले करके उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। गॉट इट। चलिए क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। आप बोलेंगे अरे सर हमने तो ऐसा फाइल नहीं डाउनलोड किया था, वो थोड़ा प्लेन एंड सिंपल था। तो फिर ठीक है भाई, अभी जाके डाउनलोड कर लीजिए, अभी मैंने उसे चेंज कर दिया है ना। आप उसका PDF करके ये PDF डाउनलोड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 1 मिनट लगेगा, आप आराम से डाउनलोड कर लीजिएगा, अभी तो आपके सामने। तो आइए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। से ट्रांजैक्शन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको हम लोग लेकर के चलते हैं और उससे डिस्कस करते हैं। ओके, हमारे पास और भी एग्जाम्पल था, वो एग्जाम्पल जो हम लोग के फर्स्ट शीट में था उसको अभी नहीं देख रहे हैं, सिर्फ हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसी को लेकर के चलते हैं। चलिए, इसमें सारा इन्फॉर्मेशन है फॉर अंडरस्टैंडिंग कि ये क्या है। गॉट इट। आइए हम लोग बात करते हैं April 1, हम लोग इसको बात करेंगे, फिर हम लोग कुछ सेक्शंस बनाएंगे, ठीक है, कुछ सेक्शंस बनाएंगे और वो बेसिकली आज के सेकंड सेशन में होगा, वो सब सेक्शंस बनाएंगे और उस सेक्शंस में हम लोग देखेंगे कि हम लोग के ट्रांजैक्शंस कितने इन जनरल कितने तरह के होते हैं, ग्रॉसली हम लोग उसको देख करके फिर आगे बढ़ेंगे। बट एक ऐसे ही पहले हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, फिर उसको और एक्सटेंसिवली जा करके हम लोग फिर देखेंगे। अरे बहुत देखना है, जर्नल बहुत देखना है, ठीक है, हम लोगों को और भारी है, बहुत मज़ा आएगा। तो आइए सबसे पहले क्या है यहाँ पर, अप्रैल, यहाँ देखिए ट्रांजैक्शन ऑफ मारू फॉर अप्रैल आर गिवन बिलो, जर्नलाइज देम, है ना। आपको ट्रांजैक्शंस दिया हुआ है मिस्टर मारू का, है ना, और आपको बोलता है इसको जर्नलाइज करो। तो चलो भाई हम लोग जर्नलाइज कर देते हैं मिस्टर मारू के ट्रांजैक्शन को। April 1, 2017 मारू स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस। मारू ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपया लगा करके। तो 1 लाख रुपया कैश लगा करके अगर मारू ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपया कैश लगा करके, तो इन दैट केस मारू ने ज़रूर बिजनेस को पैसा दिया,
तो बिजनेस के पास पैसा आया. नाउ हु इज मारू? मारू इज द गिवर एंड बिजनेस इज द रिसीवर. मारू इज द गिवर, बिजनेस इज द रिसीवर. तो इन दैट केस वी नीड टू सी, वी नीड टू टेक ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन सिटिंग एट द चेयर ऑफ द बिजनेस. आपको बिजनेस के नज़र से देखना है कि बिजनेस को क्या दिख रहा है. तो बिजनेस को मारू दिख रहा है, मारू ने पैसा दिया बिजनेस को. इज दिस क्लियर? तो बिजनेस के पास पैसा आया, कहाँ से आया? मारू से आया. तो क्या बोलेंगे? मारू इज द गिवर बट मारू इज द ओनर ऑल्सो. तो इन दैट केस अगर मारू ओनर है तो क्या होगा? मारू ओनर है, मारू इज द गिवर, और अगर मारू गिवर है तो इन दैट केस क्या होगा? मारू को क्रेडिट करेंगे. एंड बिजनेस के पास क्या आया? कैश आया. तो हम क्या बोलेंगे? कैश बिजनेस के पास आया और देने वाला है मारू. कैश इज एन एसेट और वो भी रियल अकाउंट. डेबिट व्हाट कम्स इन. तो कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट द गिवर मारू. मारू नहीं, कौन? कैपिटल. यस करेक्ट, क्योंकि ओनर का अकाउंट को क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं. तो चलिए हम लोग एक फॉर्मेट बनाएंगे अभी. आप बोलेंगे सर बना हुआ तो है पीछे. अरे बाबा बनाओ ना, मेहनत करना है अभी अकाउंट में, जर्नल में बहुत मेहनत करना है हम लोग को. ठीक है, लाइटली नहीं लेना है जर्नल को एकदम अच्छे से लेना है. तो जर्नल हेडिंग लिखेंगे एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर मारू, है ना. और ये सिर्फ अप्रैल मंथ का है. इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं. आपको अपने पेज को 2 पार्ट में नहीं डिवाइड करना है ना. मैंने अपने शीट को डिवाइड किया है 2 पार्ट में. आपको नहीं करना है, आपको एक ही पेज में लिखना है. हाँ लिखना है. आप बोले कौन देख रहा है? अरे बाबा मैं देख रहा हूँ, यहाँ से मेरे को सब दिख रहा है. ये नहीं कि बैठ करके सिर्फ मूंगफली खाओ उधर, है ना, टाइम पास करने के लिए बैठे हैं. नहीं ना. तो कोई नाश्ता नहीं, कुछ नहीं. हाँ सब आस पास में सिर्फ क्या होना चाहिए? सिर्फ आपका बुक्स, कॉपी, अगर आप मोबाइल से देख रहे हैं तो मोबाइल, और मैक्सिमम पीने के लिए पानी. समझ रहे हैं? ये नहीं कि चिप्स लगा रखा हुआ है, चाय कॉफ़ी आ रहा है, कुछ नहीं. आप क्या करना है? आपको तपस्या करना है. इसी को बोलते हैं फोकस्ड होकर के पढ़ाई करना है. दैट इज़ बेसिकली तपस्या. मेरे लिए तो ये वर्शिप है, समझ रहे हैं? आपके लिए ये अभी तपस्या है. जब तपस्या में सिद्ध हो जाएंगे तब फिर आप उसको एकदम हर दिन आराम से कैरी ऑन कर सकते हैं. तो चलिए, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर मारू फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल. ओह कौन सा साल था? 2017. यस, अप्रैल 2017. बात क्लियर है? क्या था फॉर्मेट? फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक डेट, then we take particulars, then we take ledger folio, but I am writing account first. Account, sorry account बोल रहे हैं, amount first. Amount in rupees. Amount in rupees. This is debit and this is credit. ठीक है. और इसके बगल में एक छोटा सा LF लिख दीजिए. क्या? LF, लेजर फोलियो. LF, लेजर फोलियो. इज दिस क्लियर? स्केल है तो चलिए आप जल्दी से इसमें स्केल से लाइन ड्रॉ कर लीजिए, और लाइन ड्रॉ करके फॉर्मेट अपना रेडी है, तैयार है ना. चलिए, डेट, पर्टिकुलर्स, LF डिस्कस नहीं किए, लेजर पढ़ लेंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे, है ना, और फिर आगे बढ़ेंगे. हो गया? आई अज्यूम आपने लाइन ड्रॉ कर लिया, डेट के बाद भी, पर्टिकुलर्स LF के बाद भी, अमाउंट के बाद भी. ठीक है, हम नहीं ड्रॉ कर रहे हैं. ओके, आइए अब हम लोग एक एक करके ट्रांजेक्शन्स को देखते हैं और उसको समझते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है यहाँ पर? 2017 अप्रैल 1 मारू स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख. तो क्या करना है? तो हम लोग को करना है भाई, क्या एंट्री करना है? ऑन, पहले ऊपर लिख देते हैं 2017, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, और अप्रैल 1. आप डेट भी लिख सकते हैं 1/4
2017 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कैसे भी आप चाहें लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों के पास कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू हम करेंगे कैपिटल अकाउंट। कितना रुपया कैश आया, देखिए हम अमाउंट में डेबिट में कैश के सामने लिख रहे हैं और कैपिटल के सामने क्रेडिट में लिख रहे हैं। लाइनिंग देखिएगा, अलाइनमेंट है ना, एकदम ध्यान से। चलिए, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, एक्सक्यूज मी। और नीचे यहाँ लिखना है नरेशन, सो दैट कि कोई भी आदमी इसको देखे तो समझ में आ जाए कि क्यों एंट्री ये पास हुआ है। नरेशन हमेशा बीइंग से स्टार्ट होता है, बीइंग कैपिटल, ओ जो लिखा है उसी को लिख लीजिए। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, है ना, हमने एक एंट्री पास कर दिया, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। चलिए, अब नेक्स्ट एंट्री का बात करते हैं। नेक्स्ट एंट्री दैट इज ये बोल रहा है पेड फॉर रिपेयर्स ऑफ प्रीमाइसेस, रिपेयरिंग करा है। तो जल्दी से बताइए रिपेयरिंग क्या है। ये भी है 1 अप्रैल को 10,000 रुपीज़ का। रिपेयरिंग क्या है, रिपेयरिंग एक एक्सपेंस है। एक्सपेंस को डेबिट करते हैं कि क्रेडिट, डेबिट करते हैं। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, है ना, तो इन दैट केस डेबिट करेंगे और इसके बदले पेमेंट किए, तो पेमेंट किए तो पैसा जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि एक्सपेंस है, एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो हम डेबिट करेंगे और क्रेडिट कर देंगे कैश को, क्योंकि हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश। तो हम क्या करेंगे एंट्री, चलिए हम लोगों का सेम डेट है अप्रैल 1, क्या होगा, रिपेयर्स, आप ये भी लिख सकते हैं रिपेयर्स टू बिल्डिंग्स, हम सिर्फ रिपेयर्स लिख रहे हैं। रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, हमारे पास से क्या गया, कैश गया। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश आएगा तो डेबिट, कैश जाएगा तो क्रेडिट, है ना। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एंड अमाउंट है 10,000, हमने इधर भी 10,000 किया, हमने इधर भी 10,000 किया। नीचे नरेशन देंगे, being paid for repairing of building, being paid for repairing of building, समझ रहे हैं। तो बिल्डिंग का रिपेयरिंग के लिए हमने 10,000 रुपया दे दिया, गॉट इट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पेड इनटू बैंक, हमने अप्रैल 2 को बैंक में जमा कराया 70,000 रुपीज़। तो बताइए हमने बैंक में पैसे जमा कराए, तो बैंक कौन है, बैंक इज़ अ पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन है बैंक, तो पर्सन। तो इन दैट केस बैंक इज़ द रिसीवर, क्योंकि पर्सनल अकाउंट में क्या रूल होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो बैंक इज़ अ रिसीवर। तो हम क्या करेंगे, बैंक को डेबिट कर देंगे और क्रेडिट किसको करेंगे, मेरे पास से क्या गया, कैश गया, तो कैश क्या है, एसेट है, कैसा, रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बात समझ रहे हैं। तो हमको हर एक आइटम को समझना पड़ेगा, एक तो डुअल एस्पेक्ट को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, फिर उस डुअल एस्पेक्ट में कौन कौन आइटम्स इन्वॉल्व है वो समझना पड़ेगा, उस आइटम को रियल नॉमिनल पर्सनल अकाउंट में हमको डालने के लिए पहले देखना पड़ेगा वो एसेट है, लाइबिलिटी है, इनकम एक्सपेंस है, क्या है, और फिर जाना है। तो ये जो 4-5 टीयर्स एडजस्टमेंट है ये हमेशा दिमाग में कीजिए, सो दैट कि हम लोग को बाद में कन्फ्यूज़न ना हो। बात समझ में आया। चलिए, तो अब हम लोग अगर बात करते हैं, तो हमने पे किया कहाँ, बैंक में। तो बैंक एक पर्सन है, बैंक रिसीव कर रहा है कि दे रहा है, रिसीव कर रहा है, तो डेबिट द रिसीवर। और दूसरा क्या है, हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश, तो कैश इज़ अ रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश होगा क्रेडिट और बैंक होगा डेबिट। कर लिए दोनों के दोनों को हम लोग डिटेक्ट। अब आइए हम लोग बात करते हैं
जर्नल एंट्री का। ये ट्रांजैक्शन है अप्रैल 2 का, बैंक अकाउंट डेबिट, अभी तुरंत डिस्कस किए, टू कैश, कितना रुपया, 70,000। ठीक है, क्लियर। जल्दी से आप नरेशन बताइए तो इसका क्या होगा, नरेशन बताइए इसका जल्दी से क्या होगा। चलिए, लिख लिया नरेशन आपने? क्या लिखा बताइए तो सही। आपने लिखा होगा बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। चलिए, क्लियर है ये बात। आप बोलेंगे सर उधर तो लिखा हुआ नहीं कि कैश डिपॉजिट किया, सिर्फ बोला पेड इनटू बैंक। तो क्या बैंक में जा करके क्या अपना फर्नीचर दे करके आएंगे, क्या आप अपना स्टॉक दे करके आएंगे, कि रुमाल दे करके आएंगे कि लो बैंक वाले लो? नहीं ना, आप क्या दे करके आएंगे, कैश ही तो दे करके आएंगे बाबा। वहाँ जमा करेंगे तो कैश, वहाँ से निकालेंगे तो कैश, क्योंकि बैंक में तो वही काम होता है। इसीलिए आप क्या बोलेंगे, कैश ही जमा किए, कैश ही निकालें। इज़ दिस क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज अप्रैल 2 को ही लोन फ्रॉम बैंक टेकन अगेंस्ट पर्सनल फिक्स डिपॉजिट, है ना। बैंक से हमने लोन लिया तो पैसा आया, है ना। बैंक से हमने लोन लिया तो पैसा आया। ठीक है, पैसा आया तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम बोल सकते हैं कैश अकाउंट डेबिट, है ना। और कैश अकाउंट डेबिट किसके अगेंस्ट में, अपने फिक्स्ड डिपॉजिट के अगेंस्ट में। किसके अगेंस्ट में, फिक्स्ड डिपॉजिट के अगेंस्ट में। तो हमने फिक्स्ड डिपॉजिट गिरवी रखा है, वी हैव क्या बोलेंगे, प्लेस्ड आवर फिक्स्ड डिपॉजिट। हमने फिक्स्ड डिपॉजिट गिरवी रखा है, दिया नहीं है बैंक को, बस गिरवी रखा है। जैसे बोलते हैं ना, आपने मूवीज़ में देखा होगा कि भाई कोई बिल्डिंग मॉर्गेज करके, प्लेज करके क्या करता है, लोन लेता है। तो थोड़ी बिल्डिंग बेच दिया, सिर्फ क्या किया, गिरवी रखे। तो बिल्डिंग तो फिक्स्ड डिपॉजिट को गिरवी रख करके बैंक से लोन ले लिया। अगर समझ लीजिए लोन ले लिया तो क्या करेंगे हम, तो हम एंट्री पास करेंगे क्या, अप्रैल 2 को ही है। ठीक है, हम एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, टू बैंक लोन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। कितने रुपए का है, वी हैव टेकन अ लोन ऑफ ₹25,000। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 25,000 बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक अगेंस्ट, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं FD, अगेंस्ट FD दैट इज फिक्स्ड डिपॉजिट, बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक अगेंस्ट FD। तो हमने लोन ले लिया, हमारे पास पैसा है ना। ओके, आप ये बोल रहे होंगे सर पैसा आया तो कैश को डेबिट करना था, बैंक को क्यों डेबिट किए? ओके, आपकी बात समझ गए। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को बना लेते हैं, उसके बाद फिर कैश, बैंक, वो क्या क्या ट्रांजैक्शन है वो सबको देखेंगे, है ना। अभी मेरा पैसा कहाँ आया, बैंक में आया, है ना। बैंक ने लोन दिया, बैंक में आया। चलिए इस क्वेश्चन को बना लेते हैं, फिर पक्का इसके ऊपर में भी हम लोग बात करेंगे और अच्छे से उसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। बॉट गुड्स फॉर कैश 5,000, अप्रैल 3 को हमने गुड्स खरीदा कैश में। यहाँ भी वही है फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट इन रुपीस डेबिट एंड अमाउंट इन रुपीस क्रेडिट, है ना। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट इन रुपीस डेबिट, अमाउंट इन रुपीस क्रेडिट। ठीक है, आइए आप ये जब जर्नल एंट्री पास करेंगे, नए पेज में जाएंगे तो ऊपर हेडिंग आपको ये देना जरूरी है। क्लियर है?
तो चलिए अब क्या है, अप्रैल 3 2017, अप्रैल 3 क्या है अमाउंट, हमने बॉट किया, परचेज किया गुड्स 5000 रुपीज़ का। तो गुड्स जब परचेज किया तो क्या होगा, परचेज किया तो गुड्स हमारे पास आएगा, तो जब भी गुड्स हमारे पास आएगा तो हम लोग उसके लिए यूज़ करते हैं वर्ड परचेजेज अकाउंट, है ना। और जब हम बेच देते हैं गुड्स तो हम लोग यूज़ करते हैं सेल्स अकाउंट। एक हुआ परचेजेस, एक हुआ सेल्स। तो बताइए परचेजेस कैसा अकाउंट है, परचेजेस रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में रूल होता है डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो परचेज किए तो हम लोग के पास में गुड्स आया, तो हम क्या करेंगे, परचेजेस को डेबिट करेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू व्हाट, गया क्या, कैश गया। तो कैश इज़ अ रियल अकाउंट, हम लोगों का क्या है ये एसेट है, रियल अकाउंट, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो कैश गया तो टू कैश अकाउंट, है ना। कितना रुपया, 5000, दोनों के रेस्पेक्टिव कॉलम में सामने में लिख दीजिए, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, हमने कैश दे करके गुड्स परचेज कर लिया। बात समझ रहे हैं। तो ये जर्नल एंट्री भी हम लोगों का हो गया। आइए जल्दी अब ख़त्म करते हैं हम लोग इसको, उसके बाद अब फिर छोटे छोटे करके इसको हम लोग समझेंगे। ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। ओह, अब क्या है, एक बार जमा कराए तो मेरे पास से पैसा चला गया बैंक के पास। अगर वहाँ से निकाले, ध्यान से देखिएगा, वहाँ से निकाले और निकाल करके ऑफिस के ही काम के लिए यूज़ करना है, तो फिर ऑफिस में पैसा आ गया ना, है ना। फिर कहाँ आ गया पैसा, ऑफिस में पैसा आ गया। और अगर ऑफिस में पैसा आया तो इन दैट केस डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आया है तो कैश को डेबिट कर देंगे। और कहाँ से आया है, बैंक ने दिया है, तो क्या करेंगे, बैंक इज़ अ पर्सनल अकाउंट, उसको क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है। इज़ दिस क्लियर। तो हम लोग बैंक को क्रेडिट कर देंगे। तो क्या होगा यहाँ पर, हम लोगों ने अप्रैल 4 को 1000 रुपीज़ बैंक से निकाला। तो चलिए पहले यहाँ डेट लिख लीजिए, अप्रैल 4 निकाला तो अपने पास पैसा आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश को डेबिट कर दीजिए। और कहाँ से आया, बैंक से, तो बैंक इज़ अ गिवर, बैंक एक पर्सनल अकाउंट है, बैंक इज़ अ गिवर, तो क्या कीजिए, बैंक को क्रेडिट कर दीजिए। बैंक अकाउंट ₹1000 दोनों में लिखना है, बीइंग कैश withdrawn for office use, being cash withdrawn for office use। हमने ऑफिस यूज़ के लिए क्या किया, कैश विड्रॉ कर लिया, हमारे पास कैश आया, और ठीक है। चलिए बैंक ने हमें पैसे दिए थे। फिर क्या है, अप्रैल 13 को बॉट गुड्स फ्रॉम मयंक 22,500, मयंक से हमने गुड्स परचेज किया, हमने मयंक से गुड्स परचेज किया, कितने का, बॉट गुड्स फ्रॉम मयंक 22,500। अरे परचेज किया कैश में किया कि क्रेडिट में किया, कैश में किया कि क्रेडिट में किया, पढ़े थे लास्ट क्लास में ही पढ़े थे हम लोग, कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, ये देख करके समझ में आ जाना है। कैसे, यहाँ अगर किसी का नाम दिया हुआ रहेगा, पर्सन का नाम दिया हुआ रहेगा, और ये नहीं लिखा हुआ रहेगा कि हम कैश में किए कि क्रेडिट में, तो फिर इंसान को हम कब याद रखते हैं, जब या तो उससे पैसा लेना हो या उसको पैसा देना हो। तो इन दैट केस ऐसे मतलबी दुनिया है बहुत। खैर, बॉट गुड्स फ्रॉम मयंक, तो 22,500 का गुड्स हमने मयंक से ख़रीदा, नाम दिया हुआ है और बोला नहीं है कि कैश में है कि क्या में है, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई हमने क्या किया, मयंक से गुड्स ख़रीदा है क्रेडिट पर, ठीक है। तो अप्रैल 13 को 22,500, अप्रैल 13 22,500, अप्रैल 13 गुड्स ख़रीदा ना, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, किससे खरीदा, मयंक से, मयंक इज अ पर्सन, ही इज अ गिवर, तो टू मयंक, बीइंग गुड्स
परचेज्ड ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, कितने रुपए का? 22,500, 22,500 बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। 22,500 का गुड्स हमने क्रेडिट पर खरीदा। किससे खरीदा? मयंक से खरीदा। इज दिस क्लियर? चलिए आगे का ट्रांजेक्शन देखते हैं हम लोग। पेड फॉर स्टेशनरी अप्रैल 13 को 500, स्टेशनरी के लिए खर्च किए। तो स्टेशनरी तो हमारा एक्सपेंसेस है ना, स्टेशनरी हम पेन खरीद लिए, पेंसिल खरीद लिए, स्केल खरीद लिए, कोई कॉपी खरीद लिए, कोई डिटेल ये सब रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए, है ना। क्या हम उसमें डील कर रहे हैं? नहीं, हम उसमें डील नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए ये मेरे लिए एक्सपेंस होगा 500 रुपीज़ का अप्रैल 13 को ही। तो हम क्या बोलेंगे? अप्रैल 13 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। आप या तो फिर सिर्फ स्टेशनरी रख सकते हैं, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू व्हाट? कैश। क्यों कैश? भाई सिंपल, आया कैश तो डेबिट, गया कैश तो क्रेडिट। स्टेशनरी खरीदेंगे, कैश गया, क्रेडिट कर दीजिए, कैश आएगा डेबिट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे बीइंग स्टेशनरी परचेज्ड इन कैश ₹500, दोनों में अपने अपने जगह पर। आप बोलेंगे भाई परचेज ही तो है, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट ना करना चाहिए था, आप स्टेशनरी अकाउंट को क्यों डेबिट किए? आपको परचेजेस अकाउंट को डेबिट करना था। हम बोलेंगे नहीं, परचेजेस अकाउंट में सिर्फ वही डेबिट जाएगा या वही जाएगा जो हम बेचने के लिए करते हैं। जो भी चीज़ अगर हम बेचने के लिए करते हैं तो उस केस में परचेजेस में जाएगा, अदरवाइज़ वो परचेजेस अकाउंट में जाएगा ही नहीं, वो किसी और अकाउंट में जाएगा। तो ये तो हमारा बेचने के लिए नहीं था, स्टेशनरी हमारा यूज़ करने के लिए, इसलिए परचेजेस अकाउंट में नहीं जाएगा। हम जिस चीज़ में डील करते हैं वही सिर्फ परचेजेस अकाउंट में जाता है। फिर है सोल्ड गुड्स टू मनोज 15,000। फिर बोल रहा है मनोज को गुड्स बेचे। अरे बाबा कैश में बेचे कि क्रेडिट में? बोला नहीं, बोला तो नहीं, बोला तो क्या बोलेंगे? नाम दिया हुआ है ना, तो क्रेडिट में बेचा होगा। 20 तारीख को 15,000 का मनोज भैया को गुड्स बेचे हैं। तो चलिए एंट्री पास करेंगे। क्या एंट्री पास करेंगे? गुड्स मनोज भैया के पास गया तो मनोज अकाउंट डेबिट, बिकॉज मनोज इज अ पर्सन, डेबिट द रिसीवर। तो गुड्स मनोज जी के पास में गया तो आप क्या करेंगे? उसको डेबिट कर देंगे। तो चलिए आई एम चेंजिंग माई पेज, पेज से यहाँ पर इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, पहला आ गया डेट, दूसरा आ गया पर्टिकुलर्स, तीसरा आ गया अमाउंट इन रुपीस, डेबिट, अमाउंट इन रुपीस, क्रेडिट, और एक छोटा सा लेजर फोलियो, है ना। बात करेंगे इसके लिए बाद में। तो हमने 23 अप्रैल 2017 तो पहले ऊपर दे देते हैं, फिर 20 अप्रैल जो फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं वही हमेशा यूज़ करना है उस क्वेश्चन में। तो अप्रैल 23 हमने गुड्स बेचा है मनोज जी को, तो मनोज अकाउंट डेबिट, क्योंकि मनोज इज़ अ रिसीवर, हमारे पास से गुड्स निकला और मनोज के पास चला गया, तो मनोज इज़ अ रिसीवर, तो मनोज अकाउंट डेबिट टू व्हाट? हमारे पास से गुड्स गया। जब गुड्स जाता है और हम बेचते हैं तो उसको सेल्स बोलते हैं, तो टू सेल्स, और ख़रीदते हैं तो परचेजेस बोलते हैं, बेचते हैं तो सेल्स बोलते हैं। सेल्स में मेरा जा रहा है और ख़रीदने में आ रहा है, तो इसलिए क्रेडिट कर दिए बीइंग गुड्स सोल्ड टू मनोज ऑन क्रेडिट। कितने रुपए का? 15,000 का, 15,000 का, है ना, 15,000 का। तो चलिए इसको हम लोग यहीं पर क्लोज कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट कौन सा है? रिसीव्ड फ्रॉम मनोज, है ना, रिसीव्ड फ्रॉम मनोज अप्रैल 24 को मनोज से रिसीव हुआ 15,000।
तो देखिए एक छोटा सा चीज़, रिसीव हम कैश में भी कर सकते हैं, रिसीव हम चेक से भी कर सकते हैं। जब चेक से हम रिसीव करेंगे तो बैंक के पास, बैंक्स में पैसा आएगा, है ना, क्योंकि हमको चेक कहाँ डिपॉजिट करना होगा, बैंक में। और जब हम कैश में रिसीव करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा, कैश में मेरे पास ही आ जाएगा। तो जब हम चेक से रिसीव करेंगे तो हमारा पैसा कहाँ चला जाएगा, बैंक में। क्यों जाएगा, क्योंकि बैंक में हम जा कर के चेक जमा कराएंगे ना, तो हु विल रिसीव मनी एक्चुअली, बैंक, है ना। तो फिर से रिपीट कर रहे हैं, जब भी हमको कोई चेक से पैसा देगा, ध्यान से, कोई जब हमको चेक से पैसा देगा तो इन दैट केस हम वो चेक कहाँ जमा करा देंगे, बैंक में। तो इसलिए हम लोग उसके लिए किसको डेबिट करेंगे, बैंक को। तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। अगर पैसा मेरे को कैश में मिलेगा तो हम क्या बोलेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, है ना। बैंक से चेक से पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, और अगर कैश में पैसा मिलेगा तो कैश अकाउंट डेबिट। कैश मेरा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। बैंक में चेक से पैसा मिलेगा तो हमको बैंक में जमा कराना पड़ेगा, तो पैसा बैंक रिसीव करेगा, इसलिए बैंक अकाउंट। पैसा मेरे ही बिहाफ में बैंक रिसीव करेगा, ऐसा थोड़ी कि बैंक लेके भाग जाएगा वो पैसा, भाई बैंक में भी मेरा ही पैसा पड़ा रहेगा। लेकिन चेक से अगर पे करेंगे तो पैसा कौन रिसीव करेगा, बैंक, और बैंक में पड़ा रहेगा। और अगर कैश में पे करेंगे, रिसीव कर रहे हैं, तो मेरे पास आ जाएगा कैश। समझ रहे हैं। तो खैर यहाँ पर बोला है क्या कि पैसा मनोज ने कैसे दिया, चेक से दिया या कैश में दिया, नहीं बोला है, तो मेरा अजम्पशन है हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम अज्यूम कर रहे हैं कि कैश में दिया, है ना, क्योंकि नीचे देखिए पेड मयंक बाई चेक, जब चेक से काम हो रहा है तो हम क्या करेंगे, बैंक को लिखेंगे, और कैश में काम हो रहा है तो हम कैश को लिखेंगे। क्लियर है। ऑल्दो कैश और बैंक दोनों कैटेगरी किस में आता है, कैश के ही कैटेगरी में आता है, लेकिन हम लोग अच्छा है बता दें अलग अलग, है ना, कि हमने अपने पास से पैसा दिया कि बैंक से निकाल करके पैसा दिया, ये हम लोग को क्लियरली पता चल जाए। इसीलिए हम लोग को अलग अलग बताना ज़्यादा अच्छा है। तो रिसीव्ड फ्रॉम मनोज 24 अप्रैल को 15,000 रुपीज़। क्यों दिया भाई मनोज हम लोगों को, क्यों नहीं देगा, मनोज हम लोगों से गुड्स खरीदा था, उस दिन पैसा नहीं दिया था। अरे डेट क्या हमने गड़बड़ किया है, सॉरी, यहाँ पर हम लोगों का 20 अप्रैल होना चाहिए, है ना, 20 अप्रैल होना चाहिए। हमने डेट वहाँ 23 डाल दिया शायद, इसको 20 कर दीजिए, 20th कर दीजिए, है ना, 20। अब मनोज 24 को हमको पैसे दिया, हम लोगों से गुड्स खरीदा था, तो पैसा तो देगा, उस दिन नहीं दिया, बाद में दिया 4 दिन के। तो इन दैट केस हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, अप्रैल 24 पैसा मिला, क्योंकि वहाँ लिखा नहीं कि चेक से दिया है कि कैश में दिया है, तो हम लोग कैश मान रहे हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू, कौन दिया, मनोज। हम लोग तो सीख चुके हैं, कैश आएगा डेबिट कर दो आंख बंद करके, जाएगा क्रेडिट कर दो आंख बंद करके। लेकिन किसने दिया, मनोज ने दिया, तो मनोज इज अ गिवर, क्रेडिट द गिवर, मनोज। अकाउंट कितना रुपया, 15,000 being cash received from मनोज, है ना, मनोज से हम लोगों ने कैश रिसीव कर लिया। चलिए वेरी गुड। अब और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं क्या है ये ट्रांजैक्शन। 28 का, पेड मयंक बाई चेक, हमने मयंक को पे किया चेक से, ठीक है। तो देखिए कैश अगर हम लोग को चेक मिलेगा ना, तो हम चेक बैंक में जमा करा देंगे, मतलब पैसा किसको मिलेगा, बैंक को मिलेगा। हो सकता है आप कैश मेरे को दे दे तो तुरंत मेरा हाथ में दे देते हैं कैश, तो कैश मेरे को मिला तो हम कैश को डेबिट करेंगे। लेकिन अगर चेक मिलेगा तो चेक जा कर के हम बैंक को जमा करा देते, तो पैसा बैंक के पास आता है, इसलिए हु इज़ द रिसीवर, बैंक इज़ द रिसीवर, इसलिए हम क्या करेंगे, बैंक को डेबिट करेंगे। जब कैश मेरे पास आए कैश को डेबिट करो, चेक आए बैंक को डेबिट करो। क्लियर। कैश मेरे पास से जाए कैश को क्रेडिट करो, कैश बैंक के पास से जाए, बैंक इज़ द गिवर, बैंक को क्रेडिट करो। बात समझ रहे हैं। क्यों बैंक को क्रेडिट करो, क्योंकि बैंक मेरे बिहाफ में देगा। चेक से जब हम पैसा रिसीव करते हैं तो मेरे बिहाफ में बैंक रिसीव करता है, और चेक से हम पैसा किसी को देते हैं तो मेरे बिहाफ में बैंक देता है। इज़ दिस क्लियर। जैसे
रमेश को हमने पैसा दिया, इससे अलग है। रमेश को हमने पैसा दिया, खुद से पैसे दिए, तो रमेश इज़ द रिसीवर, रमेश अकाउंट डेबिट, तो मेरे पास से कैश गया तो टू कैश, रमेश टू कैश। क्लियर है? रमेश को चेक काट कर मैंने दिया, तो हमने पैसे नहीं दिए उसको, हमने तो सिर्फ चेक दे दिया और बोला जाओ बैंक से ले लो, तो रमेश विल टेक मनी फ्रॉम द बैंक। तो रमेश इज़ द रिसीवर एंड बैंक इज़ द गिवर। बात समझ रहे हैं? रमेश रिसीव कर रहा है और बैंक क्या कर रहा है? गिवर है। तो इन दैट केस हम क्या करेंगे? रमेश को डेबिट करेंगे और बैंक को क्रेडिट। बात समझ रहे हैं? तो हम लोग यहाँ पर क्या हो रहा है? पेड मयंक बाई चेक 22,500। एक्चुअली मयंक से हम लोग गुड्स खरीदे थे ना अप्रैल 13 में 22,500 का, अब उसको पेमेंट भी तो करना है, तो हम लोगों ने पेमेंट कर दिया मयंक को 28 अप्रैल को, है ना, 28 अप्रैल को चेक से। तो अब हमारे बिहाफ में अप्रैल 28 को कौन पे करेगा? बैंक पे करेगा। किसको? मयंक को। तो मयंक इज द रिसीवर, मयंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट? टू किसने दिया पैसा? पैसा किसने दिया? पैसा दिया बैंक ने। हमने तो उसको चेक दिया कि भाई जाओ बैंक से ले लो, तो बैंक इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर, लेट अस क्रेडिट इट बैंक। तो कभी भी चेक से पैसा देंगे तो हम लोग बैंक को क्रेडिट करेंगे, चेक से पैसा मिलेगा बैंक को डेबिट करेंगे। बीइंग चेक पेड टू मयंक, रुपीज़ कितना, जितना बाकी था उसको पूरा दे दिया, 22,500, 22,500 यही उसका बाकी था, उससे गुड्स खरीदे थे तो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कैश सेल्स फॉर द मंथ। ओह, इस महीने में हमने कुछ कैश सेल्स भी किया, कितने रुपए का? 8,000 रुपीज़ का। क्या डेट है? अप्रैल 30। अप्रैल 30 में 8,000 का कैश सेल्स। भाई सेल्स करेंगे तो कैश आएगा, सेल्स करेंगे तो कैश आएगा, गुड्स बेचेंगे तो कैश आएगा ना, तो कैश अकाउंट डेबिट। क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट। सिंपल, कैश पैसा आए डेबिट, पैसा जाए क्रेडिट, कैश को डेबिट क्रेडिट आराम से कीजिए। चेक से आए बैंक डेबिट, चेक से जाए बैंक क्रेडिट, इतना तो सिंपल है, तुरंत याद हो गया। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल्स है ना, हम लोग क्रेडिट कर दिए। बीइंग सेल्स फॉर द मंथ रिकॉर्डेड, ये 8,000 रुपीज़ का था, तो डेबिट में भी 8,000, क्रेडिट में भी 8,000, दोनों डेबिट क्रेडिट रिकॉर्ड कर दिया। इज दिस क्लियर? और एक दो ट्रांजेक्शन्स है, ख़त्म करते हैं उसको भी। फिर क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 2 में पेड सैलरी टू महेश, महेश को हमने सैलरी पे किया। भाई पे कर दिया ना, नाम कब याद रखेंगे किसी आदमी का? जब उधार हो। क्या उधार है? ठीक है, महेश को पे किए, सुरेश को पे किए, किसी को भी पे किए, जैसे यहाँ कैश सेल्स किए, भाई कोई ना कोई आदमी को ही तो गुड्स बेचे होंगे, नाम से कोई मतलब नहीं है। अगर पे कर दिए हो गया। सिर्फ उधार के ट्रांजैक्शन का, वैसा ट्रांजैक्शन जो ओरिजिन हो जिसका उधार से, वैसे कोई हम सिर्फ क्या करेंगे? कंसिडर करेंगे किस में? नाम में, मतलब उसका नाम लिखेंगे पर्सन में। तो हमने सैलरी पे किया 3,000 रुपीज़ महेश को, कोई मतलब नहीं है नाम से, क्योंकि हमने सैलरी तो पे कर दिया। तो क्या एंट्री है? इधर हम पास कर दे रहे हैं अप्रैल 30, सैलरी मेरा एक्सपेंस है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू, मेरे पास से क्या जा रहा है? कैश। क्या बोला? चेक से दिए। अगर बोलता चेक से दिए तो टू बैंक कर देते, क्योंकि फिर मेरे बिहाफ में बैंक पेमेंट करता। हमने खुद पेमेंट किया है, इसलिए मेरे पास से कैश गया। बीइंग सैलरी पेड टू महेश रुपीज़ 3,000, रुपीज़ 3,000। ठीक है, हमने नहीं लिखा है हेडिंग, ऐसा मत बोलिएगा ओ सर तो हेडिंग ही नहीं लिखे। अरे बाबा 2 एंट्री पास करना है हम लोग, इसलिए हम इसको हेडिंग नहीं लिखे। ठीक है, चलिए लास्ट अब चलते हैं,
लास्ट वन और इसको ख़त्म करेंगे, फिर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। April 30 पेड इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम बैंक ऑन रीपेमेंट, है ना। हमने क्या किया, बैंक को इंटरेस्ट पे किया, है ना शायद, और साथ ही साथ क्या बोल रहा है, पेड इंटरेस्ट, ध्यान से पढ़िए, पेड इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम बैंक ऑन रीपेमेंट। अरे बाबा ध्यान से देखिए, बड़ा बदमाश है, क्लियरली नहीं बोला वी हैव रीपेड द लोन, वी टुक अ लोन फ्रॉम बैंक ऑन April 2। देखिए लोन फ्रॉम बैंक टेकन अगेंस्ट पर्सनल फिक्स डिपॉजिट 25,000, एंड यहाँ बोल रहा है ऑन रीपेमेंट वी पेड इंटरेस्ट, इसका मतलब लोन इज ऑल्सो रीपेड। तो आपका लोन भी तो रीपे हो गया है, वही तो बोला है, उसके साथ साथ हमको इंटरेस्ट भी देना पड़ा। तो देयर आर टू ट्रांजेक्शन, बदमाश लोग क्लियरली नहीं बोला। तो देयर आर टू ट्रांजेक्शन, वन वी पेड इंटरेस्ट एंड सेकेंड वी रीपेड लोन ऑल्सो। तो चलिए दोनों ट्रांजेक्शन को हम लोग यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो April 30 पहले इंटरेस्ट पेमेंट कर देते हैं। बताइए इंटरेस्ट आप पे करेंगे, वो एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो एक्सपेंस को क्या करो, डेबिट कर दो। ओह एक्सपेंस का नाम नहीं है क्या, नाम डालो, नाम बाबू, नाम इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, मेरे पास से क्या गया, ठीक है। अभी आप मेरे को बताइए हमने चेक से पे किया है कि कैश में पे किया है, कुछ बोला है, पेड इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम बैंक ऑन रीपेमेंट, ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं कि भाई लोन लिए थे तो बैंक से लिए थे, अब पे भी कर रहे हैं तो कहाँ से पे कर दे रहे हो, चेक से ही पेमेंट कर दे रहे हो, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं यहाँ पर, टू बैंक अकाउंट, कितना रुपया, 250, 250 बीइंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन पेड। हमने बैंक लोन का इंटरेस्ट पे कर दिया, है ना, बैंक लोन का इंटरेस्ट हमने पेमेंट कर दिया, ठीक है, क्लियर। चलिए बैंक लोन भी तो वापस करेंगे, लोन लिए थे तो पैसा आया था और लोन मेरा एक लाइबिलिटी बन गया था। लोन इज़ अ पर्सनल अकाउंट, बताए थे आपको, लाइबिलिटी हमेशा पर्सनल होता है, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि वो हम किसी से लेते हैं ना लोन, हमने बैंक से लिया लोन, बैंक इज़ अ पर्सन, तो बैंक को क्रेडिट कर दी। अब डेबिट करना है तो किसको डेबिट करना है, किसको डेबिट करना है, अब मतलब आई मीन पे करना है तो किसको पे करेंगे, हम उसी लोन का पेमेंट करेंगे। तो जब लोन का पेमेंट करेंगे तो लोन इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, लोन कौन किससे लिए हैं, बैंक से, तो बैंक रिसीव करेगा, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, लोन अकाउंट डेबिट। जब हम रिसीव किए थे, देखिए जब हमने लोन रिसीव किया था तो क्या था, कहाँ गया, ये रहा, April 2 को बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, हमारे पास पैसा आया, कहाँ पर, बैंक में पैसा आ गया और हमने बैंक लोन ले लिया। तो बैंक लोन एक पर्सनल अकाउंट है, तो क्रेडिट द गिवर, उस समय बैंक ने हमें लोन दिया, अब हम लोन को वापस करेंगे तो बैंक हैज़ रिसीव्ड मनी, तो डेबिट द रिसीवर। तो इन दैट केस हम बैंक लोन को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ₹25,000, है ना, ₹25,000। तो चलिए एक और ज़ीरो आएगा यहाँ पर है बीइंग बैंक लोन रीपेड, बीइंग बैंक लोन रीपेड, समझ रहे हैं, बीइंग बैंक लोन रीपेड, हमने बैंक के लोन का रीपेमेंट कर दिया, ठीक है। हम लोग को ध्यान है, हम लोग क्या करते हैं, डेबिट का भी टोटल करते हैं, क्रेडिट का भी टोटल करते हैं। आप हर एक पेज में भी कर सकते हैं, नहीं तो लास्ट में तो ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए जल्दी से हम लोग इन सब का टोटल कर देते हैं। तो आइए हम लोग इसका टोटल करते हैं। तो चलिए, तो मेरे ख्याल से यहीं से हम लोग स्टार्ट किए थे। तो डेबिट साइड का टोटल कीजिए, 1,10,000, 70,000, 80,000,
80 और 25 1,05,000 और 5 1,10,000 1,11,000 1,11,000 और 20,000। तो 1,11,000 20,000 होगा 1,31,000 और यहाँ 3 1,34,000 1,34,000 और 10 15 है 1,49,000 1,49 और 15 फिर से 49 और 10 59 और 4 64 1,64,000 1,64,000 और फिर 22,500 और तो 22,500 और जोड़ दीजिए 64 प्लस 20 84 86,500 1,86,500 86 प्लस 8 86 प्लस 8 दैट इज़ 94 तो 1,94,500 प्लस 3,000 1,94,500 प्लस 3,000 तो 3,000 और ऐड कर दीजिए 1,94,000 प्लस 3 1,97,500 1,97,500 प्लस इन सबको और जोड़ते हैं तो 1,97,000 प्लस 5,000 2,02,000 प्लस 20 2,22,750 2,22,750 ठीक है। मेरे हिसाब से यही होना चाहिए। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, आपको बोला था कैलकुलेटर ख़रीद लीजिएगा, है ना, तो आप कैलकुलेटर से आराम से कैलकुलेट करके देख सकते हैं। मेरे हिसाब से ये टोटल कितना होगा 2,22,750। बात समझ रहे हैं? तो चलिए अभी हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ठीक है। आप बोलेंगे सर आज तो ज़्यादा पढ़ा दिए, अरे क्या फ़र्क पड़ता है, पढ़ ही तो रहे हैं, अच्छा है ना, ज़्यादा पढ़ेंगे तो अच्छा होगा। लेकिन अभी एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर ट्रांजेक्शन्स को हम लोग कैटेगराइज करके उसका जर्नल एंट्रीज देखेंगे, है ना, धीरे धीरे देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हम कम से कम 2-2.5 क्लास लेंगे जर्नल एंट्री के लिए, क्योंकि मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ऑब्वियस ये बहुत सिंपल था, है ना, आगे भी होगा, समझ के करेंगे तो सिंपल ही होगा। इसमें 1-2 ट्रांजेक्शन बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को और थोड़ा डिस्कस भी कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए जल्दी से भाग करके जाइए और दौड़ करके वापस आइए ब्रेक के लिए, है ना। चलिए, थैंक यू, सी यू।